तो थोड़ी देर बाद डिसाइड करेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस का टाइमिंग्स। अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो वेल, लास्ट क्लास YDAC हो गया था एंड YDAC का जो पूरा कंप्लीट थ्योरी हुआ था, इंटेंसिटी का ग्राफ भी लास्ट में करा था। यस, उसी के ऊपर अब प्रॉब्लम्स लेना है। तो स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो बोर्ड पे आता है, फिर विल बिल्ड ऑन टू समथिंग टिपिकल, ठीक है। तो जे लेवल पे प्रॉब्लम्स आता है ना, वो भी कुछ कुछ हद तक इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मैंने मेंस का बात करें तो, ठीक है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या इंटरफेरेंस इन जनरल, कल को जो भी पढ़े थे उसके ऊपर आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स लेते हैं, प्रॉब्लम्स लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास का थ्योरी होपफुली कल को पढ़े थे, सुने थे। अगर कोई कल को सुना नहीं था, क्लास में रहने के बाद जो सो गया होगा, तो वेल, हाँ, आयुष, जैसे कि आयुष, एग्जैक्टली, गुड, ठीक है। तो आपको आज को घंटा समझ में आएगा, लेकिन एक साल से तो यही चल रहा है। तो लोग भी बोलेंगे सर क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। लेट्स बिगिन। हाँ, बीच में डिस्काउंट हुआ, सब छोड़ दिए, ठीक है। तो बस वही बात, नहीं, हम फॉर्मेलिटी निभा रहे थे। देखो, अपनी जिम्मेदारी से बाज नहीं आता। स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा, उसकी जिम्मेदारी है, अपना जिम्मेदारी करके चुपचाप निकल लेने का, ठीक है। ये जब पेरेंट्स आएंगे तब मैं पकड़ के एकदम स्टूडेंट लोगों को एकदम मस्त मार देना, याद दिला देने में, पढ़ा के क्या नहीं होता है ना, पेरेंट्स आते हैं सर छेल की बोल, सर पूछे ना, वहीं पे शुरू उसका क्लास, दोनों तरफ से, पेरेंट भी बोलेगा, टीचर भी बोलेगा, मजा। ओह, ये सब रिकॉर्डिंग में चला गया, कुछ करने का नहीं है, ठीक है। 2 मिनट हम लोग बकर किए। चलो स्टार्ट करो, लिखो प्रॉब्लम। Start with the most simplest kind of a problem. In a YDSC apparatus, in a YDSC apparatus, in a YDSC apparatus, small d is 2 millimeter. Small d क्या था? Distance between the two slits. Small d 2 millimeter दिया हुआ है. Lambda, मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर एक्सपेरिमेंट. लैम्डा इज 600 नैनोमीटर. पता नहीं कौन सा कलर है, बट कुछ एक वेवलेंथ दिया हुआ. एंड कैपिटल डी इज 1 मीटर. तो थियोरेटिकली तुमको ये 3 डेटा देके दिया हुआ. तुमको वेवलेंथ पता है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स पता है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन पता है. नहीं, लैम्डा है नैनोमीटर, डी है मिलीमीटर, डी कैपिटल डी है मीटर, ठीक है. अब बोला है द स्लिट्स, फुल स्टॉप देके लिखो. द स्लिट्स इंडिविजुअली प्रोड्यूस, द स्लिट्स individually produce same intensity on screen. The slits individually produce same intensity on screen. Full stop. Find the position ब्रैकेट में लिख दो y. तो y कल को ले रहे थे, हाइट निकाल रहे थे, तो फाइंड द पोजीशन मतलब y, ब्रैकेट में लिखना y. कंटिन्यू कर, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज के बाद ऑफ द पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट where intensity is 3/4 times the maximum intensity on screen. Where intensity is 3/4 times the maximum intensity on screen. ठीक है. क्वेश्चन में ये जो लिखा ना, फाइंड द पोजीशन, ठीक है, ऑफ पॉइंट वेयर इंटेंसिटी 3/4 टाइम्स मैक्सिमम. और पोजीशन के सामने एक एडजेक्टिव यूज कर लो, फाइंड द मिनिमम पोजीशन, फाइंड द मिनिमम पोजीशन. ये क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन एक्चुअली बोलना चाहिए, मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली जब बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है. तो ये प्रॉब्लम है ऑन इंटेंसिटी. लास्ट दिन का हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं. हमको पता है कि YDSC सेटअप में ऐसा था, देयर इज वन सिंगल सोर्स, यू हैड एन ऑब्स्टिकल हैविंग 2 स्लिट्स, ठीक है, एंड दूर में एक स्क्रीन था.
डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स वाज प्रिटी स्मॉल, मिलीमीटर रेंज में था, ठीक है, लेकिन स्क्रीन काफी दूर था, मीटर रेंज में। अब ऐसा हुआ था कि यहाँ से जब लाइट रेज निकलेंगे स्लिट के थ्रू पास करेंगे एंड दे विल इंटरफेयर ऑन द स्क्रीन, तो वहां पे एक पैटर्न बनेगा, एक रेगुलर ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज वाला पैटर्न बनेगा। ये कल को देखे थे हम लोग, ऐसे करके बना था, ठीक है। तो हम लोगों ने सब नाम दिया था, फर्स्ट मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, ये सब कल को देख रहे थे, ठीक है। अब बात है ये जो इंटेंसिटी यहाँ पे है, ठीक है, तो ब्राइट डार्क हो रहा है मतलब इंटेंसिटी वेरी कर रहा है, इंटेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। तो लास्ट में हमने ये ग्राफ रफ भी कर लिया था, ये सब कल को हो चुका था, ठीक है। तो भाई बात है कि इंटेंसिटी का इक्वेशन था वो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मतलब बोर्ड में ये प्रॉब्लम आया था तो आप पूरा डिराइव नहीं करोगे, लास्ट में डेरिवेशन कर लिए, बोर्ड में आया तो योर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी दिस, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द स्क्रीन, देना फॉर्मूला लिखा था, क्या आया था देख तो, आईआर का एक फॉर्मूला था, सिंपलीफाई करके, हाँ तो चलो उसको डायरेक्टली ले लेते हैं, cos स्क्वायर डेल फाई अपॉन 2 था, लेकिन वो करने पे क्या आया था, अरे भाई क्या, पाई डी वाई बाई लैम्डा डी, तो वो बेसिकली था इन प्लेस ऑफ डेल फाई अपॉन 2, इसको डेल फाई लिखता हूँ, बाद में कर दूंगा, ठीक है। यार अगर डेल फाई का एक्सप्रेशन लिखता तो डेल फाई क्या था, 2 पाई बाई लैम्डा डेल एक्स, या तो डेल फाई वाज 2 पाई बाई लैम्डा डेल एक्स डेल जेड वाज डी sin थीटा डी वाई अपॉन डी, मुझे याद रहता तो मैं जल्दी कर लेता हूँ। डेरिवेशन इसी का डेरिवेशन में हम लोग वो अप्रोक्सीमेशन किए थे, 2 पाई बाई लैम्डा डेल जेड आया था, डेल जेड में हम लोग फिर बोले थे डी sin थीटा, वो बन गया tan थीटा बन गया y बाई डी। का लास्ट क्लास बहुत कुछ हुआ था, अब जो लोग नहीं किए थे भगवान भरोसे, दुर्गा पूजा नहीं तो चला है, छठ पूजा आ रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो बात है ये इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन था। अब इस प्रॉब्लम में डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करना, तुमको बोला फाइंड द हाइट, लेट्स से ये हाइट, ठीक है। ग्राफ को एक्चुअली थोड़ा बड़ा करो, करना सही, चलो ग्राफ को थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं ताकि ना आपको पर्सपेक्टिव मिल जाए, यू गेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये सेंट्रल मैक्सिमम था जहां पे y 0 था, जहां पे फेज डिफरेंस 0 होता है, वहां पे आपको एकदम मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, आन ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है, चलते रहेगा, उतना ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ग्राफ था लास्ट क्लास। अब इंपॉर्टेंट चीज है इस एक्सप्रेशन में, देखो इस एक्सप्रेशन में आई आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4i0, क्योंकि cos स्क्वायर डेल फाई अपॉन 2 इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1, तो एक्चुअली बेसिकली दिस इज द आई मैक्स। ये भी कल को दिखे थे, 4i0 मार्क किया था यार, अच्छा क्या कल ही तो हुआ था, तो आई मैक्स एक्चुअली 4i0 है, तो एक्चुअली ये तुम आई आर को लिख सकते हो, सर आई आर इज आई मैक्स cos स्क्वायर डेल फाई अपॉन 2, ठीक है। अब ग्राफ में आओ, सेंट्रल मैक्सिमम पे आई मैक्स हुआ है, यहाँ y इक्वल्स टू 0 पे, ये आई मैक्स है। तुमको पूछा ऐसा एक हाइट निकालो जहां पे इंटेंसिटी इज 3/4 टाइम्स, 3/4 मतलब कम, 3/4 इज अ फ्रैक्शन लेस देन 1, ठीक है। तो मतलब किसी एक हाइट पे इससे इंटेंसिटी कम होगा, तुम नोटिस करो इससे इंटेंसिटी कम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देयर मल्टीपल लोकेशंस अवेलेबल। तो अगर कोई पूछता है फाइंड द लोकेशन वेयर इंटेंसिटी इज 3/4 टाइम्स द मैक्सिमम, मतलब ये अगर आई एम है, लेट्स से दिस पॉइंट, इतना क्लियर है, तो ये लाइन आपका इंटेंसिटी का लाइन है, ये पॉइंट है 3/4 टाइम्स आई एम, तो तुमको लोकेशंस कहाँ कहाँ मिलेंगे अगर तुम ऐसे ड्रॉ करते हो, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, जहां जहां ग्राफ को कट करा मतलब दोज आर द पॉसिबल लोकेशंस, राइट। ग्राफ पता है ना, अगर ऐसे ग्राफ रहता है एक पर्टिकुलर वाइट निकालना चाहते हो तो जहां जहां कट करेगा वो पॉसिबल लोकेशंस हुए, ऐसा सिंपल, सब ग्राफ पर घुमा हुआ है। तो ये एक लोकेशन, ये एक लोकेशन ग्रीन वाला पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल लोकेशंस पॉसिबल जहां पे इंटेंसिटी क्या होगा 3/4 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू, मल्टीपल लोकेशंस। तुमको क्वेश्चन में इसलिए पूछा है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, मतलब तुमको सबसे पहला वाला लोकेशन के बारे में बात कर, सबसे पहला मतलब ये वाला, गॉट इट, तुमको ये पूछा है, लेकिन एक्चुअली तुमको जैसे ऐसे ही पूछा तो मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स। ये कहां पे ध्यान रखना पता है, नॉर्मल एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जहां पे होता है ना मल्टीपल करेक्ट, ठीक है, वहां पे ऐसा मल्टीपल करेक्ट में एक एमसीक्यू प्रॉब्लम ऐसा देता है, মিনিমাম পজিশন বলতে কি ওটা যখন এখান থেকে y = 6 হ্যাঁ আমরা ওইখান থেকেই মেজার করছি, উপরে বা নিচে, না না আমি বলছি ওইটা না যেদিকে i max আছে ওইদিকে মানে এই সাইডে না अरे भाई ये तो ये इसलिए बोला मैंने ध्यान रखो, সপোজ এইদিকে আমি ইন্টেন্সিটি প্লট করছি আর এইদিকে y, yটা হচ্ছে পজিশন, তো আমি পজিশনটা দেখবো কোন দিকে, এই দিকে পজিশন দেখবো কি এই দিকে, ग्राफ से घुमा के रख ड्रॉ किया,
ठीक है ना, स्क्रीन में समझाने के लिए। तो आपको वाई रिपोर्ट करना है, इधर तो इंटेंसिटी है, मतलब जैसे ये पीक, ये जितने सारे पीक है ये सब पीक कितना है आई एम, और 3/4 टाइम्स आई एम मतलब लेस देन आई एम, तो वो तो बीच में कहीं पे होगा, तो बहुत जगह होगा ना मल्टीपल। तो अगर क्वेश्चन से पूछते फाइंड द पोजीशंस पर इंटेंसिटी इज 3/4 टाइम्स, इसका मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स, तीन नहीं, अरे ग्राफ चलते रहेगा, मल्टीपल आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो बात है इन जनरल, जो अगर मल्टीपल करेक्ट हुए एमसीक्यू, जो कि बोर्ड में नहीं होगा, डोंट वरी, मेंस में भी नहीं होता है, तो मल्टीपल करेक्ट हुए तो उसमें एक आंसर नहीं बहुत सारे आंसर्स होंगे, तुमको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे तुमको क्वेश्चन बोली दिया मिनिमम पोजीशन, मतलब ये y1, मतलब आउट ऑफ ऑल द वैल्यूज पॉसिबल, मैंने यहाँ पे कहा y2 भी पॉसिबल है, y3 भी पॉसिबल है, सब में से मिनिमम कौन सा है y1, तो कैसे निकालें, बस सिंपल, आई आर का वैल्यू लिखो, आर का जनरल वैल्यू क्या है ये वाला, तो ये जो एक्सप्रेशन है, तो इन क्वेश्चन में पूछा कि आई आर इज 3/4 टाइम्स ऑफ आई एम, आई आर तो मतलब जनरल लोकेशन पे ना, डेल्फाई अल्टीमेटली डेल्फाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई, नोटिस करो, तो एट सम जनरल वाई आई आर का ये वैल्यू होता है, लेकिन उन लोगों ने बोला उस वाई पे 3/4 टाइम्स आई मैक्स चाहिए, तो भाई इससे इजी जिंदगी में क्या होता है, cos डेल्फाई अपन टू कितना आ गया √3/2, इतने इजी जीवन आर की হবে, তাহলে डेल्फाई अपन टू टा কত হলো 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पता है ना, 5/6, ठीक है, cos √3/2, तो डेल्फाई कितना हो गया 5/3, ठीक। अब डेल्फाई के एक्सप्रेशन में इसको पुट कर दूंगा, वाई मिल गया, इतना सिंपल प्रॉब्लम आता है बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड में क्या ये मेंस तक में आया था, ठीक, नहीं इतना तो नहीं देंगे, इसके साथ और भी कुछ कंबाइन कर देंगे, थोड़ा कॉम्प्लीट करके पूछेंगे, कॉम्प्लीट मतलब सपोज ऐसा पूछे, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू लोकेशंस वेयर इंटेंसिटी इज 3/4 टाइम्स IMAX, समझे, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू लोकेशंस वेयर इंटेंसिटी इज 3/4 टाइम्स IMAX, तो देखो देखो इधर भी एक टू लोकेशंस और इधर भी तो दो लोकेशंस, तुमको मैंने मैं क्वेश्चन कैसे मैंने ये किया, मैंने ऐसा अगर कोई पूछता है बस सुन लो, बस रुको रुको रुको, बात सुनो बात सुनो, सुन लो एक बार बात, मैं बताता हूँ, नहीं क्वेश्चन मुझे लेना नहीं है आज को, लेकिन मन में आया तो बोले तो अच्छा बात बोले, सपोज ये आई नॉट है, ठीक है, यहाँ पे कहीं उसका I0/2 है, ठीक है, कोई एक वैल्यू है जो I0/2 से ज्यादा है, कोई एक वैल्यू है जो I0/2 से कम है, ग्राफिकली सब I1 जो लिख रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, राइट। I1 का अगर कोई पूछता है कि व्हाट आर द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस वेयर y1 टेक्स प्लेस, तो y1 यहाँ पे भी हो रहा है, y1 यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, ऑब्वियसली ये मिनिमम है, ये ज्यादा है, तुम रिपोर्ट करोगे इसको, लेकिन अगर पूछता है मिनिमम लोकेशंस वेयर I2 इज प्रेजेंट, तो I2 के लिए लोकेशंस कौन कौन से आएंगे, ये तुम इसको रिपोर्ट नहीं करोगे, इसको, और समझ में आ रहा है, तो कैलकुलेशन करके सोचना पड़ेगा, एडवांस में यही करते हैं वो लोग, थोड़ा प्रॉब्लम को घुमा देंगे, ठीक है, तो स्पॉन्टेनियसली उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझे बात कि 8 মানে পাই মানে মানে এই প্রবলেমে এইটা যেটা জিজ্ঞেস করেছে, হ্যাঁ আর না এটা পাই না, কি করে ওটা তো I1 I2 এর ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করবে, I1 I2 এর ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করবে না কি ডিসটেন্সে কত হতো, পাই পাই বলতে পারবো না তো, মানে I0 এর টার্মসে কিছু একটা ফ্র্যাকশন দেওয়া থাকবে, রাইট, पाई मत बोल दो उसको, ठीक, हाँ, मैंने मेन चीज यही है कि वो आते तो वो लोग प्रॉब्लम को थोड़ा घुमा देते हैं, तो बेसिक्स आपका क्लियर है तो सोच पाओगे, इतना प्रैक्टिस कर, ए भाई नहीं किनले का बात नहीं, किनले, अरे ये आ नहीं रहा था, मैं सोचा कि कौन सा स्क्रीन में चला गया, आ नहीं रहा, मैं सामने निकल चुका था एक्चुअली, ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ये करंट प्रॉब्लम, तो कर लेते हैं, किसने बोला है 0.5 मिलीमीटर आ रहा है, चेक कर लो, तो पाई पाई कटा, पाई पे कटा, बाप रे बाप कॉस्ट लाख चमड़ देखे, ठीक है, मतलब लैम्डा डी अपॉन 6 स्मॉल डी, देखो तो ये आ रहा है ना, लैम्डा डी ऊपर गया लो
5 पे घटा 3 to 6d। अब वैल्यूज पुट करो तो लैम्डा है 600 नैनोमीटर। कैलकुलेट करो আমি এদিকে করে দিচ্ছি। 600/6 আর কেটে যাবে এটা। 600/6 nano is 10⁻9, d is 1 meter, 6 times d is 2 millimeter into 10⁻3। I guess this is easy। 600 अरे 2 क्यों ना पुट कर लो, ओ ना 2 मिलीमीटर दिए जो तो 250, तो बेसिकली 50 इंटू ये कितना हुआ 10 to the power -6 हुआ, राइट। तो 50 इंटू 10 to the power -6, ছোটা তোমার কনভার্ট করতে হবে ন্যানোমিটার থেকে মিলিমিটার। नहीं और वो ऑप्शंस कुछ वैसे दे दिए थे, नैनोमीटर या मिलीमीटर कन्वर्ट कर लिया। हाँ तो वैसे कर सकते हैं, तो एक हो सकता है। हाँ 0.5 इंटू 10 to the power -3 था ना 0.5 54, हाँ ऑब्वियसली हाँ। वह सब कैलकुलेशन चेक कर लें तो 600 100 नैनोमीटर इज -9 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर -3 6d, ठीक है। वो जगह है -6 50 इंटू 10 to the power -6, तो यस वहाँ पे आपका आ जाएगा 0.5 इंटू 10 to the power -3, 0.5 मिलीमीटर, तो हाफ मिलीमीटर, यस। कैलकुलेशन प्रॉब्लम इजी है, ठीक है। ओ भाई ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सिंपल इजी, ठीक है। और वाईडीएस वाला पार्ट बोलूंगा जब पढ़ा रहे हैं तभी पढ़ लो, मतलब जो लोग क्लास कर रहे हो, बाकी लोग तो ठीक है उसी समय घर पे ही पढ़ लो, मानते स्कूल में एग्जाम है एवरीथिंग, बट गो थ्रू इट। इसको पेंडिंग छोड़ दोगे ना तो ये लेटर रोटेशन का काम कर जाता है। रोटेशन जितना हालत खराब हो जाता है उसमें ऐसा हालत खराब होने लगे, क्योंकि बीच में वेव थ्योरी थोड़ा बहुत कुछ नया नया चीजें थी वहाँ पे, इंटरफेरेंस ये वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, बहुत लोग छोड़ के रखते ना, फिर पंगा होने लगता। ठीक है, मतलब मैं फिर से बोलता हूँ, फॉर द प्रीवियस YDSE सेटअप कैलकुलेट नंबर 1 द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। नंबर 2 total number of bright fringes possible, total number of bright fringes possible on the whole screen, on the total number of fringes, bright fringes possible on the whole screen, ब्रैकेट में लिख लो assumed infinitely large, assumed infinitely large। हाय भगवान, जब हम लोग सब भारतीय में रहते थे तो जाके वहां पे हाइड्रेट में फेंक देता था। गजब पागल होते हैं लोग। तो सेम क्वेश्चन में सेम सेटअप में मतलब सेम डेटा यूज करना है, तो डी फिर से लिख लेता हूँ, डी है आपका 2 मिलीमीटर mm, लैम्डा 600 नैनोमीटर्स, ठीक है, और कैपिटल डी 1 मीटर। बोलते हैं दो चीज निकालना है, एक है आपका वो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस सेपरेशन और एक है नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो देखो दोनों में हल्का हल्का लॉजिक है, हल्का हल्का वो एडवांस टाइप नहीं, हल्का सा लॉजिक है, लेकिन बोर्ड में ये पूछते हैं। पहला चीज फिर से मुझे फ्रिंज पैटर्न का एक बार डायग्राम करना पड़ेगा। मैं बार बार वो ग्राफ क्यों करता हूँ, डायग्राम क्यों करता हूँ ना, उससे इजीली दिखता है। मैं जब ये फ्रिंजेस के बारे में पूछेंगे ना तुम देखोगे तुमको समझ में आएगा ग्राफ से, ठीक है। फिर से एक बार करते हैं, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा था, देख लो, जहां जहां पे जीरो वहां पे डार्क फ्रिंज, जहां जहां पे क्रेस्ट वहां पे ब्राइट फ्रिंज ना। একটু মানে জায়গা নিয়ে ড্র করিস, ঠিক আছে, আমি আগের গ্রাফটাতেই করছি। মানে ক্লামজি हो जाएगा यार, मत कर। ঠিক আছে मैं एक बार देख ले जितना दरकार पड़ेगा उतना कर, वरना देखे ना आगे टाइम देबो তারপর করবে। কেন বলছি দেখ, लास्ट क्लास याद करो क्या क्या बोले थे हम लोग, ठीक है।
ये होता है सेंट्रल मैक्सिमा CM, ठीक है। ये होता है फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ठीक है। अब सबके लिए लिखूंगा नहीं, तो ये सेकंड डार्क फ्रिंज, ये थर्ड डार्क फ्रिंज, सो दिस इज थर्ड डार्क फ्रिंज, ठीक है। इसका लोकेशन फटाक से निकाल सकते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा तो y को 0 होता है, थर्ड डार्क फ्रिंज का लोकेशन। अच्छा कल को तुम लोग बैच में शायद जनरल फॉर्मूला एक ही का हुआ था, दूसरे का हुआ नहीं, ठीक है। जो भी है डार्क फ्रिंज के लोकेशन पे क्या होता है, एक बार साइड में पहले कर ही लेते हैं, ठीक है। जैसे बोला पहले पूरा देख लो फिर कॉपी कर। हाँ, डार्क फ्रिंज में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डेल फाई क्या होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। किसी के बैच में अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। और डेल फाई क्या आया था वो तो अभी देखे थे हम लोग, वो 2 पाई dy बाई लैम्डा डी, तो 2 पाई dy अपॉन लैम्डा डी इक्वल्स टू दिस एंटायर थिंग। जैसे y मिल गया, ये जो y मिलेगा दैट इज अ जनरल फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते हो लास्ट क्लास ब्राइट फ्रिंज के लिए, n लैम्डा डी अपॉन डी टेस्ट लो देखिए। हाँ, वो एक जनरल फॉर्मूला बन गया, आप स्कूल के प्रॉब्लम्स में वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो, यू नीड नॉट डेराइव इट अगेन एंड अगेन। অর্ডার ডেরিভেশন কিন্তু এইভাবে হয়েছিল, কিন্তু এখানে 2n পাই ছিল, इवन मल्टीपल ऑफ पाई ছিল। तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज के लिए आया, देख लो एक बार मिल रहा है कि नहीं, करवाए थे वाई डार्क आया था, वाई डार्क आता तभी है, हाँ वही वाला, किंतु ब्राइट के लिए सब किया, डार्क के लिए लिखे नहीं थे, ठीक है। 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d, हाँ ये चाहो तो साइड में कहीं पे लिख लेना यहाँ। सो डार्क फ्रिंज के लोकेशंस मतलब दीज आर n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लोगे, y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलते हैं, सुनो सर, n को अगर तुम 0 पुट करते हो इस फॉर्मूला में, ठीक है, इस फॉर्मूला में n को 0 पुट करते हो तो तुमको फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगा, n0 पुट करोगे तो क्या आएगा, लैम्डा डी अपॉन 2d, ये वाला। फिर यहाँ पे सेकंड डार्क फ्रिंज में n इक्वल्स टू 1, थर्ड डार्क फ्रिंज में तब n इक्वल्स टू 2। ये तुमको लॉजिकली समझ लेना है, हाँ इसी फॉर्मूला से ये निकाल रहे हो, ठीक। तो वो हाइट निकल जाएगा हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा व्हाट अबाउट द ब्राइट फ्रिंजेस, इसको मैं ग्रीन में करता हूँ, देखते हैं। वो तो सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। हाँ वाई ब्राइट के लिए क्या था फॉर्मूला, n लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है। यहाँ पे n 0 1 2 3 इंटीजर्स, तो 0 पे सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ये कहलाता था, याद करना, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। इसमें तुम इस फॉर्मूले में, ये ग्रीन वाला फॉर्मूला, इसमें तुम n इक्वल्स टू 1 पुट करेगा इस वाले फॉर्मूला में, ठीक है ना, क्लियर। नाउ द मेन पार्ट, क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड डार्क फ्रिंज के बीच में गैप कितना है, सेपरेशन। somebody might say कि सर এর হাইট বার করে এটা সাবট্রাক্ট করে দেবো, হাইট গুলো তো এখান থেকে মেজার করছি, ये तो 0 था ना, यहाँ से हाइट निकालो यहाँ से हाइट निकालो, सबट्रैक्ट कर दो, ये बीच का गैप मिलेगा, ठीक। लेकिन क्वेश्चन देना पूछा मैक्सिमम सेपरेशन, कुछ तो लॉजिक है मैक्सिमम बोलने का, रीजन ये है, अरे सर फर्स्ट, हाँ ये फ्रिंज पैटर्न सर नीचे में भी तो होता है, थर्ड डार्क फ्रिंज फर्स्ट डार्क फ्रिंज ये सब तो नीचे में मिलेगा, ये भी तो फर्स्ट है, हमको पता वहां पे n हम लोग डिफरेंट वैल्यूज करेंगे ना, प्लस माइनस होना ऐसा कुछ, लेकिन नीचे में भी तो मिलता है, इसको भी क्या बोलते हैं, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ऊपर नीचे पैटर्न सेम है, तो एक्चुअली फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क थर्ड डार्क, तो एक्चुअली दिस इज थर्ड, मैं इधर लिखता हूँ दिस इज थर्ड डार्क फ्रिंज, समझा बात। तो एक्चुअली ये गैप या ये गैप कौन सा ज्यादा, ऑब्वियसली ये ज्यादा, हमको क्वेश्चन बस बोला फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में, ये तो नहीं बोला क्या मतलब सेम साइड, क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला सेम साइड में होना चाहिए, तो y इक्वल्स टू 0 मतलब ऊपर पॉजिटिव हाफ में एक बंदा, नेगेटिव हाफ में और एक बंदा, हाँ 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 चलो ठीक है। कोई बोला नहीं, फर्स्ट ब्राइट बोला, फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट एंड थर्ड डार्क पूछा, क्यों जी चाहे फर्स्ट ब्राइट এখানে নিতে পারে, এটা তো ফার্স্ট ব্রাইট হবে নিচে দিকে, फर्स्ट ब्राइट एंड थर्ड डार्क ये निकालो, अरे सिमेट्रिक हो एकदम सेम आएगा, ये गैप निकालो या वो गैप निकालो, ठीक है, सेम पूरा एक पीरियोडिक ग्राफ है ना, ऐसा पूरा पीरियोडिक ग्राफ, ठीक है, क्लियर है। तो एक्चुअली एक वैल्यू हम लोग ऊपर में निकालेंगे, एक वैल्यू नीचे में, ठीक है। बेसिकली इन अदर वर्ड्स एक्चुअली मेन बात ये है वाई बी लिखता हूं एंड ये है वाई डी लिखता हूं, दोनों को निकाल के क्या करेंगे, ऐड। अगर सेम साइड में पूछते तो दोनों को निकाल के क्या करते हैं, सबट्रैक्ट, ठीक है। सो मैक्सिमम सेपरेशन इज वाई बी प्लस वाई डी, मतलब बस मैग्नीट्यूड निकालो, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम सेपरेशन के लिए वाई बी प्लस वाई डी, मतलब मैं नहीं नीचे लोकेशन जो है एंड है, किंतु नेगेटिव है, किंतु मतलब नेगेटिव हो गया, वैल्यू जब नेगेटिव आएगा नेगेटिव नहीं रखने का, उसका मॉड लेने का, क्योंकि तुमको तो ज्योमेट्रिकली ऐड करना है ना लेंथ, बात समझ रहे हो, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट भले इसका नेगेटिव है तो क्या फर्क पड़ता है,
हमको तो लेंथ चाहिए, सेपरेशन चाहिए, डिस्टेंस। यस, मॉड वाई भी प्लस मॉड वाई डी, समझा बात? तो यहाँ पे भी n मैंने इसको बोल सकते ये एक्चुअली n इक्वल्स टू 2 नहीं आएगा, दिस विल बी ये 1 था, -1 लेंगे तो ये 0 था ना, -1 लेंगे तो हाँ ये -2 या -3 में आएगा एक्चुअली, ठीक है। फर्स्ट डार्क फ्रिंज में लेकिन n इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, ऑब्वियसली n इक्वल्स टू -1 होगा। कैलकुलेट करे जाएगा एमनी कोड़े n, अरे वो तो तुमको वैल्यू से चेक करना ना, ऑड मल्टीपल्स में n क्या हो सकता है, 0 +-1 +-2 ये सब तो चेक करना। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसके बाद पहला जो मिनिमम मिल रहा है वाई का पहला मिनिमम, उसके लिए तुम यहाँ पे क्या n तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 0 पुट करेगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। अब 0 पे ये तो नहीं मिलेगा, 1 पुट करेगा अगर तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 ये वाला वैल्यू हो जाएगा, मतलब सेकंड डार्क फ्रिंज ऊपर में, लेकिन फर्स्ट डार्क फ्रिंज नीचे में, उसमें n इक्वल्स टू -1 पुट कर, -1 पुट करेगा तो -2 + 1 -1/2, तो देखो कितना सही आ रहा है, ऊपर में +1/2 नीचे में -1/2, सेम गैप पे है। माने ये लोकेशन जो आएगा, मैं अगर नीचे में अलग से करूं फर्स्ट डार्क फ्रिंज, अगर मैं n इक्वल्स टू यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो इसका वैल्यू आता है λd/2d। ना फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बात करो, फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऊपर में, माने ये वाला हाँ, एंड फर्स्ट डार्क फ्रिंज नीचे में मतलब n इक्वल्स टू -1 पुट करो फॉर्मूला में, -λd/2d, মানে দেখ ইকুইডিস্টেন্ট আছে, সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম থেকে দুজনেই ইকুইডিস্টেন্ট, বাট ওই গ্যাপিংটা মানে ভ্যালুস গুলো পজিটিভ নেগেটিভ এন্ডটা ডিফারেন্ট নিতে হচ্ছে, ওটাকে বুঝে সুঝে নিতে হবে। हाँ ওইটাই বলছে, একটু মোড নিয়ে নাও। तो ये क्या आएगा -λd/2d, मतलब बेसिकली सिंपल बात है, ऊपर के वैल्यूज निकालो फिर प्रॉपर्ली नीचे में लगा दो, सिमेट्रिक ग्राफ है ना, मिरर इमेज ऊपर और नीचे वाला, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली ये वैल्यू यूज करने वाले हैं मॉड और वाई भी। अच्छा हमको चाहिए थर्ड है ना, और देखो हमको ये नहीं चाहिए, ये बस मैं ऐसे ही कैलकुलेशन के लिए दिखा। थर्ड वाले में एक्चुअली n कितना आएगा ना, ये -1 तो ये -2, ये आएगा -3, हाँ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ये 0, ये वाला फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज 1, वो तो लिखेंगे इधर, थर्ड डार्क फ्रिंज n इक्वल्स टू -3। मैं तो मना कहाँ कर, बात है कि ये तो समझ के याद रखना पड़ेगा ना तुमको। अरे नहीं, फिजिक्स को अगर ऐसे सोचोगे तो ये तो 1847 और 1930 में क्या हुआ था उसकी तरह हो जाएगा, हिस्ट्री बन जाएगा। रट्टे में वाला कुछ नहीं, थोड़ा रिवीजन, ये मतलब डेरिवेशन प्रैक्टिस करना इजीली याद रहता है। बोर्ड में सब्जेक्टिव वो तो आएगा 6 so -6 + 1 तो -5, और फर्स्ट BF में n इक्वल्स टू 1, λd/स्मॉल, यहाँ पे इसको मॉड में कर लेना ताकि आपको क्लियर है। वाई भी इज ऑलरेडी पॉजिटिव, सॉरी पता नहीं कौन सा 3D ऑफ, 3D भाई हम लोग देख रहे हैं, गॉगल्स लेके आओ, 3D मूवी चलाते हैं। अरे 3D में मतलब 3D में पता है तो क्या होता है, तो मूवी के हॉल में देखे ना, वो चश्मा उतार के कैसे दिखता है, मूवी देखी सत्य बच्चे, तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो ना, मतलब सबसे खराब जमाना तुम लोग का ही है, सब कर लियो, नहीं देखा वैसे नहीं, ये बात सही बोले कि पैसा वेस्ट होता है, लेकिन ठीक है खुद कमाना को जाना, क्योंकि मैं अपने टाइम पे भी बोलता था, पापा यही डायलॉग मारते थे, अभी जैसे बोलता कि स्टोरी बॉय किन बोलता, हाँ मैं एक बार क्रिएचर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पहली बार जिंदगी में किताब खरीदे थे, पापा जी कौन सा सब्जेक्ट बेटा, तो लाइक पापा कम ऑन, ठीक है, तो बाबू जी मेरा सब्जेक्ट छाड़ा वही किन दे, उसके बाद से भाई पढ़ाई करो, अच्छे कॉलेज में जाओ, कमाना शुरू करो, फिर खुद से जो खरीदना करो, নিজে করবি বাবা, একদিক দিয়ে ঠিক হবে, এত অলরেडी प्रोवाइड করছে কেন চাপ দিবি, ठीक है। बाद में तो 3D मूवी में क्या होता है ना, अगर कोई देखा होगा मैंने चश्मा उतार के मैंने
जो 3D मतलब क्या, यू गेट द परसेप्शन ऑफ डेप्थ, वो डेप्थ का परसेप्शन होता है बिकॉज ऑफ वो मतलब बेसिकली हम लोग कि एक फेनोमेना होता है पोलराइजेशन, ठीक है, उसके थ्रू यूज करता है। तो जो 3D ग्लासेस होता है, देखे होगे मूवी में दिखाता है 3D ग्लासेस काला कलर, वो पोलराइड्स होते हैं। तो जो मूवी प्रोड्यूस किया जाता है उसमें ऐसा कलर कॉम्बिनेशन किया जाता है, ठीक है। मैं तुम नॉर्मल आई नेकेड ऐसे देखोगे ना, तुमको लगेगा कि दो दो इमेजेस है, दो दो इमेजेस दिखेंगे, मतलब एक आदमी हीरो है तो इधर है और फिर उसके पीछे में और एक इमेज है, दो दो इमेज, लगता है कि स्क्रीन खराब है। स्क्रीन खराब नहीं है, वो ऐसे बनाया जाता है कि जब तुम पोलराइड के थ्रू देखो तो तुम्हारा जो ब्रेन होगा उसको इंटरप्रेट करेगा एज अ डेप्थ, ठीक है। बहुत कुछ होता है यहाँ पे, इतना सिंपल नहीं होता है। वो तुमको डेप्थ की तरह दिखेगा, द डेप्थ विल गिव यू द परसेप्शन कि भाई 3D है। तो एक्चुअली क्या होता है वही चीज 3D में वो होता है, 3D वहां पे आता है इसलिए ग्लासेस रहे तो लेके देखो 3D मूवी आपको दिखेगा। हाँ ये तो हम लोग 3D में लिख रहे हैं। ऐसे স্কুলে স্কলাস্টিক হতো না, हाँ ওখানে সেই বইগুলো যখন 3D মানে সেই দেখাতো, দেখো একটা করে ইয়ে থাকতো, ওটা আমরা মানে ফ্রিতে বই পড়ে স্যাম্পল দিয়ে দিত, তো আমাদের আমরা আগে চাপা মানে ছিঁড়ে লাগিয়ে वाह। দিত। ওগুলো না যেগুলো টিভির সাথে চশমাগুলো থাকে কালো রঙের, আরে স্কলাস্টিক আমাদের দিত না বইগুলো, ওগুলো তো লাল দিয়ে চশমা, তুমি যাই হোক স্যার পোলারাইজ যেগুলো বলছে ওগুলো কালো, हाँ हाँ पोलराइड्स हाँ। টিভির সাথে পাশের বাড়ি আছে চালা না দেখো बोल भी हमें फिजिक्स सीखते हैं इस चीज चलो ना। अच्छा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा मैक्सिमम सेपरेशन का 5/2 प्लस कर देना, ऐड करना, तो 7/2 लैम्डा डी अपॉन डी। वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, इतना मेहनत नहीं करना हम लोग को, छोड़ो रहने दो उसको, ठीक है। मेन चीज है मैंने वैल्यूज पुट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो भी सेपरेशन आएगा वो छोटा ही आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, वेरी स्मॉल मिलीमीटर्स में ही होगा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग यहाँ आता है স্যার ফার্স্ট ব্রাইট ফেজটা 1 দিলাম কেন? এমনি করে ভাব রাইট ফ্রিঞ্জের জন্য এইটা n ইকুয়াল টু 0 পুট করলে তুই কি পাবি, ওয়াইটা 0 পাবি। আরে 0 তো मतलब সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম, ওর পরে গুলো না ফার্স্ট গুলো হয়, তো ওর পরে ভ্যালু মানে প্লাস মাইনাস 1 পুট করতে হবে। ফার্স্ট ব্রাইট ফ্রিঞ্জ নিচে হলে -1 পুট করবি। মানে इसलिए बोलता हूँ कि रट्टा मारने का यहाँ पे वही टाइम लगा था कि n এর ভ্যালু এগুলো হবে, n এর ভ্যালু, अरे কিছু नहीं, डायग्राम देखो ना, মানে অল্টারনেট होना चाहिए बेसिकली। अब नहीं सोचो कि कैसे लोगे +1 -1 0 -1 -2 कैसे लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था, तो टाइम लेके चलो ड्रॉ कर लो। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया था टोटल नंबर, मैं ऊपर में लिखता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन द होल स्क्रीन। अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या आता है, ऊपर वाला मिटाऊं না কালকে কিছু একটা কন্ডিশন বলছিল ওটা লাগাতে হবে। ये कितना बाकी है रे, एक स्लाइड में 45 मिनट लिखते हैं। सुनो देखो ऊपर में बता रहा हूँ सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट फॉर प्रॉब्लम, ये दोनों फॉर्मूलाज या डेल्फाई वाला जो फॉर्मूला था वो डिराइव हुआ था अंडर अ कंडीशन, अंडर सम অ্যাপ্রক্সিমেশনস। আমরা নরমালি ফর্মুলার অ্যাপ্রক্সিমেশন করেছিলাম দুটো, हाँ कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, और एक था थीटा टेंड्स टू 0। अब बात वही है, इफ स्क्रीन इज लार्ज, इफ स्क्रीन इज लार्ज और तुम बहुत दूर तक देखना चाहते हो, मतलब मेरा वॉल है पूरा सीलिंग और फ्लोर एकदम नीचे में अंडरग्राउंड तक देखना चाहता हूँ, स्क्रीन बहुत लार्ज है, तो ऑब्वियसली थीटा विल बी टेंडिंग टू ह्यूज वैल्यूज, ह्यूज वैल्यू, ह्यूज मतलब कि एकदम इन्फिनिटली लार्ज है 90 डिग्री, ठीक है। मैं ये ऐसे लिखता थीटा विल बी टेंडिंग टू 90 डिग्री, ठीक हो रहा है? हाँ वो एक अप्रोक्सीमेशन था पहली बार, वो तो अभी भी हो रहा है, पहला वाला अप्रोक्सीमेशन अभी भी होल्ड कर रहा है क्योंकि वाईडीएससी सेटअप है, वाईडीएससी सेटअप में ऑटोमेटिकली कैपिटल डी इज वेरी वेरी लार्ज, देख ना 1 मीटर ওটা 2 मिलीमीटर, तो এই कंडीशन का होल्ड করছে। কিন্তু सेकंड कंडीशन है थीटा टेंड्स टू 0, ये मैंने क्यों बोला था याद करा, लास्ट क्लास बोल रहा था कि स्क्रीन पे सेंटर पे तुमको अच्छे से फ्रिंजेस मिलता है, दूर पे जाता तो इट बिकम्स नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। हाँ तो हम लोग थीटा टेंड्स टू 0 लेके पूरा फॉर्मूला डिराइव किए थे। अब आज को प्रॉब्लम है स्क्रीन लार्ज हो, अच्छा स्क्रीन सपोज ये स्क्रीन है, तुम यहाँ से एंगल थीटा के एंगल सबटेंडेड, अच्छा एंगल सबटेंडेड বাড়তে গেল এই স্ক্রিন যদি ইনফিনিটি অবধি পৌঁছে যায়, अरे मैक्सिमम एंगल सबटेंडेड কত হবে 90, एंगल इनफिनिट मत बोल देना, ठीक है। एंगल जब टेंड्स टू 90 डिग्री कर रहा है क्योंकि एंगल सबटेंडेड है ना, मतलब स्क्रीन इज ऑटोमेटिकली इनफिनिटली लार्ज। কিন্তু লার্জ অ্যাঙ্গেলস হলে তাহলে দেখবি একটা ভালো করে এক এক করে, নাও
सुन भी, डेल जेड जो वाला पाथ डिफरेंस था वो पहली बार आया था डी साइन थीटा। ये डी साइन थीटा लिखने के पीछे क्या रीजन था? पहला वाला अप्रोक्सीमेशन, कारण को এখানে तो আমরা প্যারাল ধরে করেছিলাম, याद करना लास्ट का डेरिवेशन पैरल पकड़ के किए थे, इसलिए वो डी साइन थीटा आया था लास्ट क्लास। तो उसमें पहला अप्रोक्सीमेशन अभी भी वैलिड है, सो डी साइन थीटा इज स्टिल वैलिड। কিন্তু এটা যখন নেক্সট স্টেপে লিখেছিলাম না ডি ট্যান থিটা, ওটা লিখতে পারবো না, तो बस यहीं पे खत्म हो जाएगा। सो एक्चुअली तुम सोचोगे कि सर फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? आती 2π/λ व्हिच इज k del z মানে d sin থিটা। তুই ভাববি কি এটাকে আরো সিম্পলিফাই করে dy এর টার্মসে আনবা, হবেই না, नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अभी भी होल्ड कर रहा है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन होल्ड नहीं कर रहा, इसलिए कल का डेरिवेशन देख এই প্রবলেমের জন্য আমি কালকে বলছিলাম कि ফর্মুলা जानले হবে না, তোকে ডেরিভেশনটা জানতে হবে। ये प्रॉब्लम बोर्ड्स में आया था रीसेंट टाइम्स में, ठीक है, लेकिन ये जॉइंट में बहुत पहले से आता था, ठीक है, तो वो लोग बोर्ड में भी थोड़ा इस टाइप का देना शुरू किए, हल्का सा डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, ये बस थोड़ा सोचने वाला, ठीक है। तो एक बदने के दिमाग में क्लिक कैसे करेगा? यू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, बट डेल जेड যেটা আমি লিখেছিলাম কালকে পাথ রেফারেंस, वो पैरेलल लाइंस करके डी साइन थीटा आया था, उतना दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तो उसके पीछे रीजन दैट कैपिटल डी वाज वेरी वेरी लार्ज, पैरेलल लाइंस নিয়ে ज्योमेट्री को করে দিলাম। तो प्रथम अप्रोक्सीमेशन अभी भी होल्ड कर रहा है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन होल्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ना sin थीटा को tan थीटा कर सकते हैं, ना y/d आएगा, y/कैपिटल डी सब किच्छु आसबे ना তাহলে এই प्रॉब्लम क्लियर खत्म। यहाँ पे अब बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, तुम फेज डिफरेंस का, सो इन दिस सेटअप মানে फॉर दिस न्यू इफ स्क्रीन इज लार्ज नाउ द सिचुएशन बिकम्स लाइक दिस। এখন ব্রাইট ফ্রিঞ্জের মানে আমি লোকেশন কি করে বার করতে পারবো না, y तो আসছেই না, लेकिन अच्छा सुनिएगा मेरा बात, मैं y का एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकता, लेकिन ब्राइट फ्रिंज मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अरे उधर बेसिक कंडीशन चेंज হয়ে যাবে না। YDS এর আগের দিন আমি তো কনস্ট্রাক্টিভ ডিস্ট্রাকটিভ এর কন্ডিশনে দিয়েছিলাম, কি ছিল? del phi is 2n pi। जब भी फेज डिफरेंस 0 2π 4π ये सब होता है तब ब्राइट फ्रिंज आता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ब्राइट फ्रिंज कंडीशन কি এখনো চেঞ্জ হয়েছে? नहीं। देखो इतना कुछ सब डेरिवेशन में जानना पड़ेगा, মানে किसी को डाउट है এ স্যার তাহলে আমি কিছু লাগাতে পারবো না, না আমি কি কোনো কিছুই পড়তে পারবো না, আমাকে একদম স্টার্টিং থেকে করতে হবে না, তো এটা বুঝতে হবে। तो ब्राइट फ्रिंज का ये जो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये तो मैं इंटरफेरेंस के क्लास में करवाया, नॉट इन YDSC, तो मतलब ये तो अभी भी एप्लीकेबल है, ठीक है, कैसा भी सेटअप हो, कितना दूर पे देखो, ये कंडीशन बेसिक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो मतलब ये फॉर्मूला स्टिल एप्लीकेबल है। तुम बोलोगे ठीक है স্যার, তাহলে একটা তো এই ফর্মুলা পাচ্ছি, এটা হচ্ছে YDSC থেকে, এটা YDSC का सेटअप, ज्योमेट्री पैरेलल लाइंस ये और ये बेसिक कंडीशन, देयरफॉर दोनों को मिला दो, 2n pi equals to 2π d sin theta by lambda। now here is a nice thing, क्या तो नीचे वाला मिटाते रहते हैं। सर तुमको y तो पूछा ही नहीं है, तुमको क्वेश्चन में क्या पूछा था? नंबर ऑफ फ्रिंजेस। ये देखो n आ रहा है, n आ रहा है कितना? हाँ d sin theta by lambda, ठीक है। तो अब सोचो, अब ये बेसिक मैथ्स हो गया, ये थीटा 0 হলে m0 সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমা, থিটা 1 হলে nটা মানে d বাই ল্যাম্ডা কি যেটা আসবে, মানে 1 বলছি, উফ মানে কিছু কিছু डिफरेंट वैल्यूज ले, डिफरेंट एंगल लोगे तो तुमको डिफरेंट मिलेगा, माने अच्छा n के वैल्यूज क्या होंगे? 0 1 इससे सही चलेगा, n इज ऑलवेज बी सम इंटीजर। हम बोलते हैं कि सर अप्लाई दिस कंडीशन, sin थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, कुछ भी कर लो sin थीटा तो 1 से कम ही होगा। अच्छा তাহলে sin थीटा के लिखते हो n लैम्डा अपॉन d, তাহলে n लैम्डा अपॉन d इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, माने n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू d बाय लैम्डा। सोचो तुमको क्या मिल क्या रहा है, d बाय लैम्डा एक नंबर आएगा, इंटीजर फ्रैक्शन देख बोझाई आसबे একটা नंबर आसबे, n इज लेस देन सम नंबर, n টা मैथमेटिकली n क्या होता है? 0 1 2 3 करके चलते रहते हैं इंटीजर्स, तुमको একটা अपर लिमिट পেয়ে যাচ্ছিস, হাজার বেশি হবে না, মানে वही হচ্ছে मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस, মানে वो जो ऊपर में मिल रहा है तुमको, समझ में आ रहा है कैसे लॉजिक लगा रहा है? तो ये मैथमेटिकली डिफिकल्ट लॉजिक नहीं है, মানে ये सिंपल लॉजिक है, बहुत कुछ नहीं सोचना है, लेकिन হ্যাঁ এই স্টেপটা মাথায় আসতে হবে, ঠিক আছে, মানে নালে এইটার নাম ইউজ করলে জেনারেলি কিন্তু ম্যাথসে করেছিস, সাইন থিটা আসলে আমরা অনেকবার ইনইকুয়ালিটি করি না, लेकिन कंडीशन है कि इंपोज करते हैं, तो इस प्रॉब्लम में ये कंडीशन है। तो लास्ट 2 क्लास से जो डेरिवेशंस करे वो लगेगा, दैट यू कैन नॉट डिनाई, डेरिवेशन तो यूज হচ্ছে ही, কিন্তু एडिशनली এখানে এই লজিক লাগছে, तो हम बोलते हैं कि सर ये करो, ठीक है। और 1 वाला केस कब होता है? মানে sin थीटा 1 एग्जैक्टली कौन है? जब थीटा 90, মানে ওই লিমিটিং কেসের জন্য যে এনটা পাচ্ছি d বাই ল্যাম্ডা, वो एकदम स्क्रीन के एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे,
मैंने n यहाँ से 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 करते 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 एकदम इन्फिनिटली लार्ज डिस्टेंस पे जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा वो तुम्हारा ये वैल्यू हो, ठीक है, बिकॉज दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू थीटा टेंडिंग टू 90, ठीक है। तब थोड़ा वैल्यू पुट करते हैं, तो देयरफॉर n इज लेस देन इक्वल टू b कितना था 2 लैम्डा 600 10 माइनस 9, थोड़ा वैल्यूज निकालते हैं, n इज लेस देन इक्वल्स टू स्क्रीन मतलब तुमको थीटा मैं ऊपर तक जाते रहना पड़ेगा जाते रहना पड़ेगा जाते रहना पड़ेगा। স্ক্রিন যদি ইনফিনিটলি লার্জ না বলতাম স্ক্রিনটা মানে সাইজটা তাহলে মানে তুই একটা পয়েন্ট অবধি দেখছিস তারপর আর দেখছিস না, কিন্তু আই ডোন্ট ওয়ান্ট मुझे चाहिए कि तुमको फुल फ्रीडम दिए पूरा देखो नहीं हाँ वही कैसे है फाइनाइट स्क्रीन একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল এখানে 90 ডিগ্রি অবধি যেতে পারছে, तो ऑब्वियसली ये कुछ ये आएगा कितना आएगा 10 टू पावर 6 फिर 10 टू पावर 4 तो मतलब आई गेस 1000/4 नहीं 1000 है 10,000/4 10,000/3 আবার দেখে না তো সবাই ক্যালকুলেশন আবার দেখলো তো तो चाय का कप ही सो d by lambda 10^6 हुआ 4 ओके हाँ तो 10^4/3 ठीक है 10,000/3 10,000/3 डेसिमल में ऑब्वियसली अच्छा ही आएगा मतलब रेकरिंग मुझे इतना भी नहीं पता मैं कैलकुलेटर से करता हूँ ठीक है जज नहीं करने का मुझको 3 सो आई नो मैंने ये वैल्यूज ले ली तो बहुत गंदा आंसर आ रहा है 3333.33 तो ऑब्वियसली आपको लोअर मोस्ट माने इतना आपको टोटल फ्रिंजेस मिल रहे हैं डेसिमल वाला मतलब डेसिमल होने का मतलब क्या है जब इन्फिनिटी पे पहुंच रहे हो ना उसका ग्राफটা মানে এটা হচ্ছে ব্রাইট ফ্রিঞ্জটা এটা হচ্ছে ये नंबर অফ ফ্রিঞ্জ लेकिन उसके बाद वो चले जा रहा है उसके बाद से वो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज अब आ नहीं रहा है তাই জন্য ডেসিমাল চলে এসেছে ডেসিমাল का मतलब ইনফিনিটি तक जाते जाते वो इट्स ट्रेलिंग इट्स बिकमिंग लेस ठीक है একটা পুরো পুরো যদি একটা হোল নাম্বার আসতো इसका मतलब एग्जैक्ट इन्फिनिटी पे पहुंच गए वहां पे भी एक ब्राइट फ्रिंज वहां पे मैक्सिमा है एक ठीक है तो कोई बात नहीं यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रिंजेस तब ये होंगे ठीक किंतु लास्ट पार्ट खत्म कर लेना फिर कॉपी करना टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस सुन लो টোটাল নাম্বার অফ ফ্রিঞ্জেস কত আচ্ছা এই ভ্যালুটাকে আমি n নট বলছি हाँ एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस ठीक है ये n नॉट हुआ सेंट्रल मैक्सिमा से छोड़ के स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पे तो n1 था ना ये पहले वाला ये तो n इक्वल्स टू 1 था 1 इक्वल्स टू 1 2 3 करते 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 कहाँ पे n नॉट इक्वल्स टू 3333 अब नीचे में भी ऐसा प्लस बीच में और एक सेंट्रल मैक्सिमम तो n इक्वल्स टू 0 तो क्या काउंट হচ্ছে না काउंट तो 1 से स्टार्ट होता है वो तो सबको पता है काउंट 1 से स्टार्ट होता है ठीक तो समझ में आया तो एक्चुअली आंसर क्या होगा 2n नॉट प्लस 1 बुझते वाली क्या नो n नॉट ऊपर में यहां से यहाँ n नॉट नीचे में यहां से यहाँ और बीच में एक सेंट्रल मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस नहीं टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बोलना चाहिए क्वेश्चन यही पूछा था टोटल नंबर अरे n টা মাইনাস করে দাও নাম্বার জিজ্ঞেস করেছো সাবট্রাক্ট সরি করে দেবো তো আর এখানে n টা নেগেটিভ নিচের গুলো ঠিক কিন্তু এখানে অ্যাঙ্গেল গুলো তো নেগেটিভের দিকে নিচের দিকে -5/2 হ্যাঁ তা তোমাকে তো জাস্ট নাম্বার অফ ফ্রিঞ্জেস দিয়ে করছে ক্যালকুলেট করতে হবে কাউন্ট আচ্ছা ও আমি ভ্যালুতে দেব हाँ वैल्यू नहीं तो ऐड করে দিলে তো 0 হয়ে যাবে पॉजिटिव टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस हाँ ये ब्राइट फ्रिंजेस है भाई क्वेश्चन में ब्राइट पूछा था अब जहाँ पे मैंने मुझे जहाँ तक याद है मैंने तो इजी डेटा लेके कर लिया कि मुझे एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये नहीं मिल रहा था ठीक है लेकिन जहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है ना जहाँ पे आया था वहाँ पे अच्छा आंसर मतलब 18 ऐसा मैंने बोला लैम्डा फैम्डा ऐसा एडजस्ट करके दिए थे ऊपर में लेट से कुछ 5 हुआ नीचे में 5 हुआ बीच में 1 हुआ 11 आ जाएगा तो ठीक है टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस আরে ওখানে ভালো তো মার্কস থাকলে তো হবে किसमें रैंक का बात करो ओ रैंक मतलब क्या हुआ रैंक मतलब मार्क्स का बात होता ওখানে মার্কস হবে है रैंक भी बोलते हैं लेकिन तुम्हारा वो ऑफिसर ग्रेड जो जो होता है सो वैरी करता है
किसी फ्रेंडली किसी को बोल रहे हैं, मतलब जो लोग पढ़ाई वढ़ाई में रहते हो, किसी को मतलब लगता है कि इंग्लिश कहीं पे टफ आता है, तो वो एक ही एग्जाम है जीआरई। तो ये जो लोग दे के बाहर जाते हैं ना पढ़ने मास्टर्स, वो जीआरई एग्जाम में इंग्लिश टफ आता है। वहाँ पे मतलब आईसीएसई किसी बैकग्राउंड से पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि भाई इंग्लिश किस लेवल पे जा सकता है। मतलब सर क्या इंग्लिश को क्या बदलेगा? लोग कॉम्प्रिहेंशन देगा, ऐसा सेंटेंस मैंने कॉम्प्रिहेंशन मैंने देखा, कॉम्प्रिहेंशन कॉम्पोजिशन देता है आप ना, मतलब सेंटेंसेस ऐसे लिंक्ड रहेंगे ना कि आप वहां से छोटा करके कॉन्सेप्ट में तुमको लिखना है, वो तुम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। यू नीड टू हैव अ ह्यूज वोकैबुलरी ताकि आप इजीली एक्सप्रेस कर पाओ। ठीक है, मतलब बाद में डिस्कस करेंगे, बोलिए जब उम्र होगा तुम लोग बोलना। हाँ आ गया, आप इतने देर तक कॉपी कर लिए तब। तो लास्ट लास्ट नहीं, अनदर टाइप। इसमें क्या करोगे, डेटा लेना पड़ेगा, लिखो फिर से क्वेश्चन। इन अ YDSC setup, in a YDSC setup, a source which emits two wavelengths, a source which emits two wavelengths is used. A source which emits two wavelengths is used. मुझे ना वैल्यूज निकालने मेरे को। हाँ, two wavelengths is used, कॉमा देखे, lambda 1 equals to 4500 angstrom, lambda 1 equals to 4500 angstrom, and lambda 2 equals to 6000 angstrom. Lambda 2 equals to 6000 angstrom. ठीक है, 4500, 4500, 4500 angstrom, and lambda 2 equals to 6000 angstrom. ठीक है, full stop. Each wavelength forms its interference pattern on the screen. Forms its interference pattern on the same screen. Forms its interference pattern on the same screen. Full stop. Find the minimum order of fringes, minimum order of bright fringes, the minimum order of bright fringes and their location. Which coincide. ठीक है, इसका पूरा मतलब, अच्छा डी का वैल्यू वही पिछले बार की तरह ना, डी मतलब स्मॉल डी लेगा 1 मीटर, कैपिटल डी 2 मिलीमीटर ले लिख लेना वहां पे, स्मॉल डी इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर, कैपिटल डी लाख में ना। खाते पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं, फिर आपको जो करना है करना, पहले क्वेश्चन समझो, ये मेन पार्ट है। देखो हमारा ये स्क्रीन, ठीक है, क्वेश्चन में बोला नॉर्मल YDSC सेटअप, कैपिटल डी इज वंस अगेन वेरी वेरी लार्ज, वैल्यू दिए नहीं कंट्रोल लगेगा नहीं, डोंट वरी। ठीक है, स्मॉल डी बहुत छोटा है 2 मिलीमीटर, अब एक सिंगल सोर्स। लास्ट क्लास जो पूरा डेरिवेशन किया दैट इज विद मोनोक्रोमैटिक, लास्ट क्लास बोल भी रहे थे ब्लू के कारण तुमको ब्लू का दिखेगा, डार्क व्हाइट रेड के कारण। लेट्स से यहाँ पे लेकिन दो वेवलेंथ्स है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, ऐसा हो ही सकता है। एमिशन स्पेक्ट्रम में तो एक लाइन थोड़ी होता है, मल्टीपल लाइंस होता है, तो जो भी एलिमेंट यहाँ पे यूज करो, सोडियम वेपर लैम्प या जो भी, उसमें मल्टीपल वेवलेंथ्स निकल सकते हैं। तो मल्टीपल वेवलेंथ्स निकल रहे हैं, अच्छा तो निकल रहा है, कोई बायस तो नहीं कि लैम्डा 1 इधर जाए लैम्डा 2 इधर जाए, ऐसा थोड़ी होता है, सब डायरेक्शन में निकल रहा है। सो लैम्डा 1 के कारण निकल के स्लिट से यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न अपना होगा, लैम्डा 2 भी अपना इंटरफेरेंस पैटर्न करेगा, सब लोग अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न करेंगे। इंटरफेरेंस पैटर्न एक सिंगल वेव के कारण देखो तो वही आएगा जो हम लोग अभी तक ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल जो पहले भी किया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या पढ़े हो तुम लोग,
रिजल्टेंट मतलब फील्ड इज y1 प्लस e1 प्लस e2, ठीक है. रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस इज सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्टर्बेंसेस. अब अच्छे से सुनिएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का और एक लाइक स्टेटमेंट होता है और एक क्लॉज होता है. क्या? rather than saying कि you can add up the disturbance, you can also say this. Superposition principle states that individual disturbances are independent of each other. ये चीज मैं एम्फसाइज करता हूं. क्लास 11 में ये एग्जांपल होता था और एक दिन बता रहा था शायद, दो वेव ऑन अ स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग में सपोज तुमने दो पल्सेस क्रिएट की, ठीक है. ये लोग जब मीट करेंगे तो हो सकता है बीच में कुछ ऐसा दिखे, ठीक है. ये तुमको दिख क्यों रहा है ऐसा? तुमको दिख रहा है, एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर सीइंग द रिजल्टेंट. रिजल्टेंट क्या बोलता है? सर यहाँ पे y1 होना चाहिए था, यहाँ पे y2 होना चाहिए था, दोनों का ऐड किया, रिजल्टेंट ये हुआ. रिजल्टेंट हमको दिखता है तो दैट इज आल्सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. बट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का और एक क्लॉज क्या होता है कि सर थोड़ी देर बाद तुम देखो तो क्या होगा, ये नीचे वाला पल्स इधर चला जाएगा, ऊपर वाला उधर चला जाएगा. मतलब एज इफ ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं किए. तुम्हें एज ए ह्यूमन बीइंग तुमको रिजल्टेंट दिखता है, बट वेव्स के यूनिवर्स में बात करो, एक वेव इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ईच डिस्टर्बेंस, ईच वेव, ईच फील्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर फील्ड्स. वो अपना आइडेंटिटी हमेशा रख देता है, उसका आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होता. तुमको क्यों डिफरेंट दिखता है? क्योंकि भाई ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है. दिस इज अ वेरी गुड, मैंने यहां से और एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है. एक बार रुक जाओ, मैं डाइवर्ट कर रहा हूं, ठीक है. तुम लोग सुनो, अगर मैं इनकोहेरेंट सोर्सेज लूं, इंटेंसिटी दोनों का I0 I0 है, बस सुनो जरा. हाँ, ये मैं अभी याद है तो मैं भी बोल दूं, नहीं तो फिर मैं बोलना भूल जाऊंगा. इनकोहेरेंट सोर्सेज I0 I0 यूज करो, कहीं पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा? 2I0, क्योंकि सिंबल ऐड हो जाता है ना. एवरेज करने के बाद याद करना, कल को तो रिवाइज करवा रहा था. इनकोहेरेंट में सिंबल ऐड हो जाएगा, कोई वो तुमको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ये सब नहीं करना, क्योंकि वहां पे रैपिडली फ्लक्चुएट करता है. तो एवरेज 2I0 आता है, सिंपली ऐड है, जो घर में होता है. दो बल्ब जलाओगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी डबल हो जाएगा. अगर वही दो इंटेंसिटी सोर्सेज सेम इंटेंसिटी बट एज पर कोहेरेंट हुए, तो वो तो हमने पढ़ ही रहे इतने देर से, कहीं पे मैक्सिमम कहीं पे मिनिमम, फिर कहीं पे मैक्सिमम कहीं पे मिनिमम, ठीक है. अच्छा, मैक्सिमम में क्या आ रहा है YDSC में? 4I0. एक तो अगर प्रॉब्लम देख लेना, मैक्सिमम वैल्यू क्या था? 4I0. और मिनिमम में क्या आ जाएगा? 0, फिर 4I0, फिर 0. একটা क्वेश्चन जिज्ञासा करा है, कॉमन क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही मेंशन है. कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इंटरफेरेंस के फेनोमेना में, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोले या नॉर्मल इंटरफेरेंस कोहेरेंट सोर्सेज, इसमें एनर्जी क्या इंक्रीज कर जा रहा है? नॉर्मली अगर तुम दो सोर्सेज लेते हो सेम इंटेंसिटी का इनकोहेरेंट, तो तुमको 2I0 मिलता है. अभी जब तुम सेम इंटेंसिटी यूज करो, सेम पावर सप्लाई, लेकिन कोहेरेंट बना दियो बस, तुमको 4I0 मिल रहा है. तो यहाँ पे क्या एनर्जी ज्यादा हो जा रहा है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तुम एम नहीं पढ़ा भाव, इन दोनों से ये इनकोहेरेंट है तो क्या हुआ, लेकिन निकला कितना है? 2I0. निकला कितना है? यहां से भी निकला कितना है? 2I0. कोहेरेंट है तो क्या हुआ? कोहेरेंट इनकोहेरेंट में तो फेज का रिलेशन है ना, तो निकला है 2I0, लेकिन यहाँ पे 4I0, यहाँ पे 2I0 मिल रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या एनर्जी बढ़ गया है? इस इंटरफेरेंस न्यू फेनोमेना जहाँ पे एनर्जी ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है? नहीं. क्या हो रहा है सर? यहाँ पे 2I0 तुमको हर जगह मिलेगा, यहाँ पे कहीं कहीं पे ज्यादा, कहीं कहीं पे कम. तो भाई इसका जब एवरेज करोगे तो क्या है? 2I0. इट्स सेम एज हैविंग अ ग्राफ लाइक दिस एंड हैविंग अ ग्राफ लाइक अंडुलेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है. ये चीज कहीं पे कांस्टेंट वैल्यू, कहीं पे ऐसा साइनसॉइडल वैल्यू. बात समझ में आई? तो एक्चुअली लोग बोलते हैं कि इंटरफेरेंस का ये स्टेटमेंट होता है. मुझे ये मतलब अपने टाइम पे एनसीईआरटी में ही पढ़ा था, एंड मुझे ये चीज इतना अच्छा लगा था एक्सप्लेनेशन ना, मेरे दिमाग में पूरा वो फ्रेज घुस के बैठा हुआ तब से. इंटरफेरेंस इज एक्चुअली अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. ठीक, मैं सोचा ये सोचने का एक नया तरीका है. लास्ट क्लास ये उतना मेंशन नहीं किया, सोचो नॉर्मली इनकोहेरेंट होने से एनर्जी यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है, यहाँ पे लेकिन कहीं कहीं पे ज्यादा मिल जा रहा है, कहीं कहीं पे कम. इट्स एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन इज स्टिल वैलिड, ऑब्वियसली वो तो वैलिड हो ही नहीं सकता, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट समझाने का ये एक तरीका होता है, ठीक है. तो इस बात पे मैं आया क्यों, जो मैं बोल रहा था कि हम लोग जब यहाँ पे YDSC में ये सब एक्सपेरिमेंट सेटअप करेंगे, सब अपने मैंने हर एक वेव सिंस सुपरपोजिशन होता है, सुपरपोजिशन मतलब एवरी वेव बिहेव्स इंडिपेंडेंटली. तो ये चीज तो समझो, λ1 जो वेव है वो अपना फ्रिंज पैटर्न चुपचाप तैयार करे, λ2 फिर अपना फ्रिंज पैटर्न चुपचाप तैयार करेगा. दोनों का एक दूसरे से मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे को प्रॉब्लम है क्योंकि तुम तो दोनों का कलर का समेशन देखोगे. तो एग्जांपल लेके सोचो, देखो तुम लोग सोचो,
ठीक है, कुछ कॉपी मत करो, रुक जाओ एक बार, हाँ एक बार रुक जाओ। सपोज क्या क्या कलर ले, रेड एंड ब्लू या येलो एंड रेड लेते, येलो एंड रेड मिला के क्या आता है, रेड ब्लू मिला के पर्पल आता है, रेड ब्लू ही लेते हैं, ठीक, पर्पल है नहीं मेरे पैलेट में, तुम्हें बोल रहे थे, सुनो सपोज लैम्डा वन रेड है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, सुनो बस, ठीक है, सपोज लैम्डा वन रेड है, तो मैंने अभी बोला लैम्डा वन अपना फ्रिंज पैटर्न तैयार करेगा। लास्ट क्लास ये डिराइव किए थे मैंने कल को, समथिंग कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, देखिए बीटा को फ्रिंज विड्थ मतलब दो फ्रिंजेस के बीच का गैप, वो आया था ना लैम्डा डी अपॉन डी, देखे ना, मतलब बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। आप सुनो समझो, लेट्स से लैम्डा वन इज लेस देन लैम्डा टू, लैम्डा टू 6000, ठीक है, लैम्डा वन कम, लेट्स से, अच्छा लैम्डा वन अगर कम हुआ तो उसका फ्रिंज विड्थ भी कम होगा, मतलब जब मैं फ्रिंज पैटर्न तैयार कर रहा हूँ, देखो तुम लोग सेंटर पे तो मैक्सिमम आएगा, वो ग्राफ सेम होता है, ग्राफ सेम होगा लेकिन लैम्डा डिफरेंट होने से क्या हो जाएगा, बीटा मतलब वो वेवलेंथ सॉर्ट ऑफ चेंज हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ फ्रिंजेस গুলো কাছে কাছে আছে এমনি করে ভাব, जो ड्रॉ कर लेना तेरी, थोड़ा तुम लोग फिर ना आराम से करना इसको क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज दिखाना है। ये लैम्डा वन ने किया सेम स्क्रीन पे सेम जगह पे, मैं जानबूझ के थोड़ा डिफरेंट अलग से कर रहा हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ, लेकिन सेम स्क्रीन नहीं होती किंतु, ठीक है, सेम स्क्रीन सेम स्क्रीन सेम स्क्रीन सेम लोकेशन पे, अब लैम्डा टू की बारी, रेड एंड ब्लू, ब्लू ब्लू इसका वेवलेंथ लेट से ज्यादा है लैम्डा टू का 6000, तो यहाँ पे ये जो गैप था दैट वाज अ फ्रिंज विथ कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा वन, अब फिर से पैटर्न बनेगा, बस इस बार विथ क्या होगा ज्यादा, तो यहाँ पे भी सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, इस बार विथ ज्यादा है, तो বুঝলি কেমন করে ড্র করছি একটু, আগের কম্পারিজন একটু ট্যাড়া হয়ে গেল, তোরা স্ট্রেট बता और बोल, हम लोग जो लास्ट स्लाइड में तो इससे समझ तो किया नहीं, ये जो आया था ना वैल्यूज, कोई भी दो ब्राइट या दो डार्क के बीच में तुम गैप निकालते हो ना, गैप, वो गैप का फॉर्मूला ये आया था लास्ट क्लास, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। सो कैपिटल डी स्मॉल डी वो तो दोनों वेव के लिए सेम है, लेकिन दोनों वेव का वेवलेंथ डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट मतलब बीटा डिफरेंट, बीटा बेसिकली क्या है वो गैप है, तो एक स्क्रीन पे रेड अपना फ्रिंज पैटर्न कर रहा है, तो ये उसके गैप है, ये सब गैप्स हैं उसके फ्रिंज विड्थ, तो दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वन, लेकिन ये जब करेगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू, बात समझ में आ रही है, लैम्डा डिफरेंट है तो बीटा भी तो डिफरेंट होगा दोनों की, तो बस ग्राफ देखने में क्या होगा, वो कोसाइन कॉस स्क्वायर वाला पैटर्न ही है, लेकिन इसका थोड़ा ज्यादा इसको थोड़ा कम, ठीक है, तो सर वो अपने से कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहा लैम्डा 1 से, मतलब समझ नहीं, बोल फिर से बोल, ये वाला तो लैम्डा 2 से, समझो ये बात, ये ग्राफ जो है ये वेव नहीं है, ये ग्राफ है इंटेंसिटी का ग्राफ, तो ये बीटा का कंपैरिजन में होगा, लैम्डा के कंपैरिजन में नहीं, यहाँ पे लैम्डा नहीं ले सकता, अरे मैं वेव्स को थोड़ी दिखा रहा हूँ, आई एम नॉट शोइंग द वेव्स, मैं ये तो ग्राफ का पैटर्न था, ये सब लोग क्लियर करना, ये ग्राफ का ये ग्राफ है इंटेंसिटी का, ये वेव नहीं है एक्चुअली, अगर मैं वेव ड्रॉ करता ताला में की लिखता क्रेस्ट टू क्रेस्ट एटा लैम्डा वन एमनी लिखता वेवलेंथ, ये हाँ ये तो इंटेंसिटी का ग्राफ है, इंटेंसिटी में तो लोकेशन आ रहा है ना, तो ये बीटा वन लेट से, किंतु ये बड़ा, ठीक है, ये हो गया बीटा टू, ठीक है, बीटा टू आपको लैम्डा टू के प्रोपोर्शनल होगा ना, हियर इज अ नाइस थिंग जो मैं बोल रहा था, दोनों वेव्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बोथ द वेव्स बोथ द पैटर्न्स दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, लेकिन तुम एज अ ह्यूमन बीइंग तुम दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखते हो, तो तुम क्या देखोगे, फॉलो सेंट्रल मैक्सिमा पे रेड भी डीप रेड ब्राइट रेड ब्राइट ब्लू, तुम देखो दोनों कॉम्बिनेशन, तो लेट्स से ब्लू एंड रेड मिला के पर्पल आता है, तो तुम देखो पर्पल, तुमको लगेगा वहां पे पर्पल है एक्चुअली, लेकिन फिर ए लोकेशन डन एक लेट्स से यहाँ पे ब्राइट रेड ब्लू है ही नहीं, ब्लू नहीं है मतलब डार्क, लेकिन डार्क में काला नहीं, ब्लू नहीं है बेसिकली, सिर्फ रेड है, तुमको क्या दिखेगा ब्राइट रेड, मतलब सेंटर पे एक पर्पल, फिर इधर आते आते रेड, ठीक है, दूर में कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि जब ब्लू ज्यादा है लेकिन रेड कम है, तो सोचो बीच में पर्पल रेड फिर ब्लू, ठीक है, পরে আবার হতে পারে পাচ্ছি না ঠিক করে, মানে দূরে গিয়ে আবার হতে পারে कि এর ম্যাক্সিমাম ওর ম্যাক্সিমাম আবার ম্যাচ করে গেল, বুঝতে পারলি, हो ही सकता है, ये पीरियोडिकली चलेगा एक्चुअली, दो वेव्स जब होते पीरियोडिकली ये बिहेवियर चलता है, बाद में चल के चले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जानबूझ के जोर जबरदस्ती में कर रहा हूँ, এগুলো মানে টু দ্য স্কেল তো না, এগুলো তো জাস্ট আমি ফ্রি হ্যান্ড করছি, हाँ यहाँ पे रेड रेड का कुछ ऐसा मिल जा अच्छा ठीक है, এখানে আবার কি দেখবো পার্পল,
तो मतलब तुम समझ रहे हो, एक सीक्वेंस मिलेगा एकदम कलरफुल, एक सीक्वेंस मिलेगा तुमको, ठीक है। तुमको वो फ्रिंज पर जैसे डार्क ब्राइट वैसा नहीं दिखेगा, एक पैटर्न दिखेगा, ठीक है, जो कि नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग ऑलमोस्ट बहुत बार देखते हैं, ठीक है। क्या नहीं नहीं रेनबो, नहीं नहीं नहीं, रेनबो मत बोल दो तुम लोग, रेनबो अलग फिल्म में था, टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन, ये वो फ्रंट अलग था। हाँ, रिफ्रैक्शन भीतर में, वो डिस्पर्सन हुआ रेनड्रॉप के अंदर, उसका एक्सप्रेशन अलग था। प्लीज भाई लोग, ये रेनबो नहीं, मैं बोला ऐसे कलरफुल दिखेगा। मैं दूसरा एग्जांपल देने वाला था, आज सुबह ही हुआ, सबके साथ होगा। यहाँ पे बहुत लोग के चश्मे से, ठीक है, चश्मे लोग ज्यादा ही हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ नॉन चश्मे लोग कम है, ठीक है, दो ही है। तो मोटा जब ग्लास होता है ना, इसको लाइट की तरफ रख के देखो, वन सेकेंड ना, तुमको वो ऑयल फिल्म पे जैसा कलरफुल दिखता है ना, यहाँ पे ऐसा दिखेगा। हाँ, तो एक्चुअली हरा हरा नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं इस तरह से ऐसे तुमको हरा ब्लू रेड भी दिखेगा उसमें स्क्रीन पे, मैंने लाइट पड़ने तो निकाल के देखो, मतलब कहीं पे व्हाइट, फिर ब्लू, फिर रेड ग्रीन, इससे मिलेगा। क्यों हो रहा है पता है? क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, यहाँ पे भी, ये ग्लास में भी इंटरफेरेंस होता है। हम लोग के ग्लास में इंटरफेरेंस कैसे होता है वो बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, वो अलग थ्योरी है, वाईडीएससी नहीं है। लेकिन ग्लास में जो तुम लोगों ने अभी देखा, जो लोगों ने महसूस किया होगा, तुम भी लेके देख सकते हो मेरा वाला इंटरफेरेंस देखेगा, रुक रुक। उसमें कलरफुल पैटर्न क्यों दिखता है पता है? क्योंकि हमारे ग्लास में जब मैं देख रहा हूँ इंटरफेरेंस, वहां पे हम लोग व्हाइट लाइट यूज कर, व्हाइट लाइट में दो वेवलेंथ नहीं, बहुत सारे हैं। सेंटर पे सब लोग मैच करेंगे, सेंटर पे तो सबका मैक्सिमम होगा, सेंटर में व्हाइट मिल जाएगा। लेकिन साइड में तुमको कभी रेड कभी ब्लू, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो एक्चुअली अगर मोनोक्रोटिक नहीं, अगर मल्टीपल मतलब पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज करते हो फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न, पैटर्न कैसे दिखेगा? सेंटर में ब्राइट नेट कॉम्बिनेशन, बाद में एक कलरफुल कॉम्बिनेशन। ये थ्योरी क्वेश्चन बोर्ड में दिए थे, सुनो। क्वेश्चन बस ये था, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बस सुनो, ठीक है, ये सब मिलेगा, आप पढ़िएगा। व्हाट विल हैपन इफ यू यूज व्हाइट लाइट फॉर वाईडीएससी पैटर्न, ठीक है। तो आप लॉजिकली आप क्या बोलोगे? वाईडीएससी पैटर्न, वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में इफ यू यूज व्हाइट लाइट, central maximum will be bright white because all wavelengths have their central maxima there, but successfully we will get a colorful distribution, ठीक है, colorful fringes, because ऐसा reason देखो, because the fringe locations of each color will be dependent on their wavelength which will be different, ठीक है। तो मैं बारी बारी से तुमको periodically वैसे मिलेगा না না, ওটা হয় না, কেন কি ওই একটু বেরেলেই ওই অ্যাপ্রক্সিমেশনটার ভ্যালিড হয়ে যাচ্ছে, তখন আর তুই ওই যে একটা ভাববি যে এটা ভালো প্যাটার্न पाबो, ওইটার पाबी, ठीक। ओके, ये सब चीज सब स्मॉल एंगल में हो रहा है, ठीक है। तुम्हें एक स्मॉल रीजन में ही दिखता है तुमको, उसके बाद एक ब्लडी रीजन आया, ये चीज, ठीक है। तो बड़े बहुत मस्त चीज होता है, ठीक है, क्लियर है। तो व्हाइट लाइट के साथ अगर एक्सपेंड करते हैं सेंटर पे व्हाइट, लेकिन उसके बाद कलर्ड मिलेगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो इसमें काफी कुछ थ्योरी का मैंने डिस्कस किया, ये अलग से थ्योरी बुक में दिया रहता है, कभी अलग टॉपिक बनाते हैं, लेकिन नहीं, हम प्रॉब्लम में अब आते हैं। प्रॉब्लम में अब क्या पूछा है? प्रॉब्लम में पूछा कि सर वो लोकेशन खोज के निकालो जहां पे इसका भी मैक्सिमम उसका भी मैक्सिमम, दोनों का मैक्सिमम कोइंसाइड कर रहा हूं। এখন আমি তো ফ্রি হ্যান্ড করেছি, আমার আসছে একদম ওই উপরে, ठीक है, लेकिन मैं कहां पे नीचे में भी नहीं नहीं, वाइज को जीरो छोड़ के, हाँ अच्छा, जब ये क्वेश्चन दिया गया ऑब्वियसली सेंट्रल मैक्सिमम छोड़ के, ठीक है, जब वो लोग पूछा लोकेशन मतलब वो सेंट्रल मैक्सिमम छोड़ के, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे नहीं हो रहा, चलो ऊपर में तुमको क्वेश्चन में यही पूछा है कि वो हाइट निकालो where both their bright fringes coincide। क्वेश्चन का स्टेटमेंट का मतलब समझना, ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड मतलब दोनों का ब्राइट फ्रिंज एक ही लोकेशन में है, बीच में लेकिन नहीं आया, बीच में किसी का ब्राइट होगा तो किसी का डार्क, या दोनों का डार्क, सेंट्रल मैक्सिमम को छोड़ के, लेकिन हाँ एक्सक्लूडिंग सीएम, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमम तो होगा ही, ठीक है। तो तुमको वाई नॉट निकालना है, और फिर पूछना ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस। ऑर्डर मतलब वही जो हम लोग बोले ना, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, वो फर्स्ट सेकंड वही ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लो, এই ওয়াই নটে যদি এরা কোইনসাইড করে, আমি যেমনি রাফলি বলছি ফ্রি হ্যান্ড में এর কি আসবে, এটা 0 মানে ব্রাইট ফ্রিঞ্জেস গুলো ক্যালকুলেট করছি 1 2 3 4 5, तो এখানে হলো फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 0 1 2 3, थर्ड डार्क फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2 एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1। तो 3 एंड 5 हुआ है ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस, तो सेम नहीं है, ऑब्वियस बात, लेकिन सेम हाइट पे हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है। अब
पूरा क्वेश्चन में पढ़ लो, ये थ्योरी में जो कुछ लिखना है वो लिख लो। এগুলো তো আলাদা আলাদা কালার দেখলাম তো এই কালারগুলো তো ডার্ক ফ্রিঞ্জেস না সব सब ब्लैक है। नहीं, यही तो बात नहीं समझ रहे हो। डार्क, अच्छा हाँ, डार्क फ्रिंजेस में काला दिख सकता है गिवन दैट सबका डार्क वहां पे এই জিনিসটা এটা এখানে ব্লু এর ডার্ক মানে ডার্ক মানে কি ডার্ক তো কোনো কালার না অ্যাবসেন্স অফ লাইট यहाँ पे ব্লু का डार्क কিন্তু এখানে তো তুই রেডটা ম্যাক্সিমাম পেয়ে যাচ্ছিস তো তুই দেখবি টা रेड डोंट एक्सपेक्ट कि तुमको काला दिखेगा लकीली अगर सबका डार्क फ्रिंज वहीं पे তাহলে যেখানে থার্ড আর ওটা যেখানে দুটো সেম আছে মানে ম্যাক্সিমাম ব্রাইট ফ্রিঞ্জটা ওই ওয়াই নট এর ওখানে তো তার আগে যে ডার্ক ফ্রিঞ্জটা সেটা मैंने अगेन सपोज इसका डार्क हुआ बाय द इसका कंप्लीटली डार्क नहीं है इसका बीच में कहीं पे क्योंकि वेवलेंथ तो डिफरेंट तो ये डार्क के साथ वो डार्क मैंने वेवलेंथ तो कोइंसाइड করবে না বুঝতে পারছিস মানে মানে कॉम्बिनेशन नहीं नहीं ये इसका डार्क लेकिन उसके साथ आ रहा है इसका हल्का ब्लू इंटेंसिटी कम तो ब्लू ही देखो हल्का इंटेंसिटी ठीक है तो এই জিনিসগুলো কপি করে নিতে পারেন ठीक है ये जो राइट हैंड साइड में क्या है ये बस ऐसी थ्योरी का पार्ट है हाँ कि इंटरफेरेंस क्या होता है इट्स अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी थोड़ा बुक्स पढ़ोगे तो कम अक्रॉस दिस थिंग्स मुझे अच्छा लगता है ये सब बातें ठीक मैंने एनर्जी कंजर्व हो रहा है बट रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो हमको वाई नॉट निकालना तो থিওরি ले लिए अब ক্যালকুলেট करेंगे मैं बोल के मैं मना करूंगा ना 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 আমি একটু পড়বো আমি একটু করবো नहीं ले जा सकते कोई बात नहीं पुराने पेपर्स लोग के भी मांगोगे तो हम वो उसके ये दे देंगे सॉफ्ट कॉपी देंगे प्रैक्टिस करने के लिए करो अरे ये सब किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में मिल जाता है मैं 12 बोला तो ज्वाइन के लिए कोई ऑब्जेक्टिव बुक लो प्रैक्टिस करो या पाती वर्मा जी लो रगड़ दो वर्मा जी को तो टॉप टू बॉटम रगड़ तो ठीक हो जाएगा सब ये खत्म आगे बढ़ते हैं अच्छा ठीक है आओ अच्छा ओके आई अंडरस्टैंड चलिए सुनिए कैसे निकालेंगे हम लोग बोलेंगे सर सपोज यहाँ पे जो फ्रिंज को इंसर्ट करे द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज दैट इज n1 और यहाँ पे जो फ्रिंज को इंसर्ट करे दैट इज n2 अब चुपचाप लिखो आप राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस हमको पूछा ना ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ पे कोइंसाइड करेंगे ठीक है तो ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मूला क्या होता है n लैम्डा d अपॉन d দুটোরই y সেম তাহলে তুই কি লিখবি স্যার y নট একটা n1 लैम्डा 1 d अपॉन d और একটা n2 लैम्डा 2 डी अपॉन डी कट गया आपका आया अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज मैंने ये मैथ्स का चीज है तुम लोग पहले भी देखियो नोटिस कर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 n2 भैया थोड़ा वैल्यूज पुट करते हैं ठीक है लैम्डा 1 कितना था 4500 ना हाँ तो 4500 बाई 6000 कितना आएगा रेशियो 3 बाई 15 ना 15 3 हाँ 3 बाई 4 goes to n2 by n1 आप सुनो लिखो मत सुनो बस what does this tell you this tells you कि y नॉट सेम होगा दोनों का जब n2 होगा 3 n1 होगा 4 n2 है लैम्डा 2 का मतलब लैम्डा 2 का थर्ड ब्राइट फ्रिंज विल कोइंसाइड विद फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 समझ में आ गया फ्रेज मैं लिख दूंगा लेकिन समझा लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं सर आप बोलोगे सर ये तो 6/8 भी होता है ये तो हमें कैलकुलेशन लेगा वो तो सब पीरियोडिकली तो हर जगह करेगा आएगा एग्जैक्टली वही बात ऐसा आता रहेगा मतलब 6 ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2 विल कोइंसाइड विद 8 ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 ऐसा सब चलते रहेगा तो मतलब পিরিয়ডিক্যালি অনেক জায়গায় ওরা কিন্তু মিট করবে আমাকে জাস্ট মিনিমামটা রিপোর্ট করতে হবে মিনিমাম মানে সেন্ট্রাল ম্যাক্সিমাম না ওটা জাস্ট কাছে মানে सिंपलेस्ट वैल्यू 3 और 4 ठीक है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं मैंने फ्रॉम दिस कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 ठीक है coincides with fourth bright fringe of lambda 2 and सेम चीज होगा 6th और 8th ठीक है 9th and 12th चलते रहेगा will be many pairs ठीक है तो मुझे ऑर्डर मिल गया ठीक है अब एमसीक्यू में क्या होता है ना मल्टीपल वगैरह बहुत सारे ऑर्डर्स दे देंगे तो मोर देन वन करेक्ट हो ही सकते हैं इसमें हमको बस मिनिमम वाला पहला वाला पूछना है ठीक है मैंने शायद क्वेश्चन में मिनिमम सेपरेशन नहीं बोला फाइंड द लोकेशन बस बोल दिया था मिनिमम बोला है हाँ मिनिमम ऑर्डर मतलब यही 3 and 4 बोल ही दिया तो जीरो वाला नहीं जीरो ऑर्डर मत लेना वो तो सेंट्रल मैक्सिमम हो गया
हाँ बता तो। अरे ये वाला, अरे थोड़ा सा लिख लो भाई, ब्राइट होगा ऑब्वियसली। हैंडराइटिंग भावनाओं को समझो यार, हैंडराइटिंग गंदा पता। तो चाचा ये लिख लो, एंड फिर वाई नॉट कितना आएगा, तब देयरफॉर वाई नॉट की वैल्यू में पुट कर लो, कोई एक पुट करो आंसर आ जाएगा। एन वन टा पुट करो, एन वन टा হচ্ছে 4, लैम्डा 1 কত ছিল 4500, ক্যাপিটাল ডি আগের ভ্যালুগুলো कैपिटल 1 মিটার আর স্মল ডি ওই 2 मिलीमीटर 2 মিলিমিটার। আচ্ছা 4500 অ্যাংস্ট্রম, মানে বাপরে বাপ। कन्वर्जन গুলো করতে হবে না কি कन्वर्जन गुलो ये लिख लिया तो ड्रॉ कर लिया तो मिटा दिया छोड़। हाँ बोल। एंगस्ट्रॉम তারপরে ওগুলো हाँ की कन्वर्जन গুলো করে করতে হবে তো हाँ मैं मने रखता हूँ। एंगस्ट्रॉम का सब सिंपल है ना, एंगस्ट्रॉम 10 - 10 मीटर होता है, नैनोमीटर के बाद आता है नैनोमीटर तो 10 to the power -9 और म्यू होता है 10 to the power माइक्रो। मुंह कैसे में किया है এতদিন এগুলো हट প্র্যাকটিস করিস না বলে ক্যাপাসিট্যান্স প্র্যাকটিস করলি তো এখানে মিলি ফ্যারাড মাইক্রো ফ্যারাড পিকো ফ্যারাড বারবার প্রত্যেকটা অঙ্ক খালি ভুলে যাচ্ছি মানে আগের মতো করলে খালি পড়ার মতো ভুলে যাচ্ছি গজনি ভুলে যাচ্ছি जो वो पहले चैप्टर 11 से याद करते बचपन से किया नहीं 11 का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन इतना मीटर तो मीटर वो छोटा ही आएगा, 2 दूनी 4 तो 9000 into 10 to the power 9000 right 45 90 10⁻⁻7 तो अच्छा ही आएगा। तो 9 × 10⁻⁻4 आ रहा है ना, हाँ 4 तो इसको एटलीस्ट कर सकते हैं 0.9 मिलीमीटर राइट। हाँ चल -3 ना सर मिलीमीटर तो अब तो 0.9 किया ना, ओ हाँ ठीक है। तो ये और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे 2 वेव्स दे देंगे एक साथ, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अच्छा तो हो सकता है हो सकता है। चलो द लास्ट प्रॉब्लम जो लेना है उसको लेके खत्म करते हैं। दिस इज मोर ऑफ अ थ्योरी भी है प्रूफ भी है, क्या बताऊं। लिखो क्वेश्चन लिखो, स्टेटमेंट कि इन अ YDSC सेटअप, इन अ YDSC सेटअप parallel light rays are incident on the slits, parallel light rays are incident on the slits from a distant source, parallel light rays are incident on the slits from a distant source, comma at an angle, क्या लिखे 5 at an angle नहीं 5 लिखना 5 फेज एंगल जो हम लोग यूज कर लेंगे थीटा ही रखो at an angle थीटा, नहीं वेरिएबल टर्म से बात करें, at an angle थीटा with horizontal, full stop। verify whether WEATHER WHETHER weather no WHETHER WHETH তাই তো পক্কা আমি ওটাই দিয়েছি আমার মনে হচ্ছে তাই মনে হচ্ছে। একটু কনফিউজিং verify whether central maxima is formed at y equals to 0, verify whether central maxima is formed at y equals to 0। YDSC সেটা বলে সেন্টার আছে সবসময় y equals to 0 হবে না। এটাই তো নতুন সেটআপ, তাই জন্য বলছি আমি কিছু চেঞ্জেস করেছি, সেটআপটা সেম রেখেছি কিন্তু এটা ফুল স্টপ। hence calculate the location hence no calculate hence show that the point source
comma the center of the slits and the central maxima lie in a straight line. Lie in a straight line. Assume theta is small. मैं approximation में पूछता हूँ. थीटा 90 स्मॉल बोले. देखो अब फॉलो करो. स्मॉल है. दो तीन थोड़ा समझने का है यहाँ पे. ये लास्ट है. पहला चीज क्वेश्चन बोले नॉर्मल वाईडीएससी सेटअप है. तो क्या क्या? कैपिटल डी इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू स्मॉल डी. वो सेटअप में ही रहता है. डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ये स्लिट्स है. थोड़ा भावना को समझना. S1 S2 स्लिट्स, उनके बीच का डिस्टेंस है D. नाउ सुनिए अच्छे से. इसके पहले एक सिंगल सोर्स होता है. हम लोग अभी तक उसको सिमेट्रिक लेते थे. आप बोला नहीं सर, वो सोर्स जो है ना सिमेट्रिकली सिचुएटेड नहीं है. सिमेट्रिक रहता, सिमेट्रिक मतलब मिड पॉइंट पे एकदम दूर में. इतना पता बच्चों से पढ़ो. एनी ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस माने इंफिनिटी पे लेने से रे इंसिडेंट रेज क्या लेते हैं? पैरेलल. याद है ना रे ऑप्टिक्स. ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे तो इंसिडेंट रेज पैरेलल. तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट एकदम दूर में रहता, मतलब सोर्स बहुत दूर में रहता, डिस्टेंट, वो तो बोला ही है, तो रेज एक्चुअली पैरेलल आता है, हॉरिजॉन्टल आता. लेकिन क्वेश्चन में दे दिया कि इट इज एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल. मतलब सोर्स आगे এখানে ছিল, ওটাকে আমি দূরে নিয়ে গেছি কিন্তু অ্যাঙ্গেলে নিয়ে গেছি. কিন্তু লাইট রেজ বের হচ্ছে, কিন্তু স্লিট অবধি পৌঁছতে পৌঁছতে মনে হচ্ছে প্যারালাল কিন্তু অবলিকলি প্যারালাল. क्लास 10 में था ना ऑब्लिक पैरेलल रेज. एक होता हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेज, एक होता ऑब्लिकली पैरेलल. तो यहाँ पे ये बोल दिया तुमको क्वेश्चन में, ये डायग्राम, ये डेटा, ये देखे आपका. बात समझ में आई? तो एस कहाँ पे? एस इज मे बी समवेयर इधर कहीं पे, उधर कहीं पे, दूर में कहीं पे. एस डिस्टेंट माने इंफिनिटी पे मान लो, लेकिन एंगल में है. मेन चीज है इट इज एट एन एंगल. तो जो रेज पैरेलल आ रहा है सब एंगल थीटा पे आ रहा है. थीटा ये तुमको दिया हुआ. अब अंडरस्टैंड दिस थिंग. सेंट्रल मैक्सिमा इज डिफाइंड एज, एटाई मेन डेफिनेशन কালকে বলেছিলাম, আজকে আবার বলছি. कल को छोटा सा बोले थे, एम्फसाइज नहीं किया उतना, आज को एम्फसाइज करता है. सेंट्रल मैक्सिमम डज नॉट मीन y इक्वल्स टू 0 पे जो होता है ना. सेंट्रल मैक्सिमा का कंडीशन क्राइटेरिया है फेज डिफरेंस एट दैट पॉइंट मस्ट बी 0. सेंट्रल मैक्सिमा इज डिफाइंड लाइक दिस. सेंट्रल डिस्टेंस पे डिफाइन होता है. वहां पे उस लोकेशन पे डेल फाई 0 होना चाहिए. अभी तक लकीली डेल फाई का एक्सप्रेशन कैसा था? डेल फाई का एक्सप्रेशन था वो पाई डी वाई बाई लैम्डा डी, इट इज प्रोपोर्शनल टू वाई. तो वाई 0 होले ही 0 होता. इसलिए सेंट्रल मैक्सिमम तुमको कहां पे मिल रहा था? यहां पे मिल रहा था y इक्वल्स टू 0 पे. अब लेकिन ये नहीं होगा. इस बार अगर तुम चेक किए यहां पे ना, यहां पे डेल फाई नॉन जीरो चले আসবে. ठीक है, আমাকে প্রথমে এটাই ভেরিফাই করতে বলেছে. ভেরিফাই করো कि सेंट्रल मैक्सिमम হবে কিনা. तो देखो कैसे वेरीफाई करते हैं. ये लॉजिक समझ लो, फिर आप कॉपी करना बिंदास. कल को लास्ट क्लास हो चुका है कि सर S1 से जो लाइट रेज निकलेगा इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट सोर्स. तो वहां से लाइट रेज फिर चारों तरफ निकलेंगे, S2 से भी निकलेंगे. तो कंसीडर टू रेज. एक S1 से आ रहा है O तक, एक S2 से आ रहा है O तक. हमारा काम है, अच्छे सुनिएगा, इस पॉइंट पे फेज डिफरेंस निकालना. अब रिकॉल करो कल से हम लोग, कल के पहले कल को तो डेरिवेशन में देखे. फेज डिफरेंस का जनरल इक्वेशन क्या होता है? बिटवीन टू वेव्स. ये फेज डिफरेंस किसका है? बिटवीन टू वेव्स. ठीक है, क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा डेल z प्लस আরেকটা থাকে डेल डेल्टा. এটা কালকে কনফিউশন হচ্ছিল তো বলছিলাম. along a way तुम जब फेज डिफरेंस देखते हो तो वहां पे होता है 2 पाई बाय लैम्डा डेल z. ये इसी का हो रहा था कल को. ठीक है, लेकिन अगर दो वेव्स के बीच में देख रहे हो तो आता है 2 पाई बाय लैम्डा डेल z प्लस डेल डेल्टा 1 2, मतलब सोर्सेस के बीच का फेज डिफरेंस. नाउ O पॉइंट एट O माने एट y इक्वल्स टू 0. देखो एटार z जब एटार z सेम, তাহলে डेल z কি হয়ে যাবে? 0. ये बार 0 हो गया. लेकिन एटा क्या 0 হবে কি না? क्यों नहीं? ना मत बोल दो हमको, बोलने ना नहीं. सुनो लॉजिक सुनो. ये पार्ट लास्ट क्लास लेकिन 0 कर रहे थे इसको, आज को 0 नहीं होगा. क्यों? देखो ऐसे लॉजिक रहता है. ये पैरेलल लाइंस है. पहले क्लास वेव ऑप्टिक्स का पहला क्लास हमने दिखाया वेव फ्रंट. वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट रिकॉल करो थ्योरी. इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम फेज. वेव फ्रंट में सेम फेज होता है. मैंने बोला था इट इज अ काउंटर पार्ट ऑफ
इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस के लिए, और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था, रे जो होता है लाइट रे, इट इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, WF वेव फ्रंट बोल रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब पैरेलल लाइंस दिए तो यहाँ पे वेव फ्रंट्स कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे। ये एग्जांपल में मुझे दिखाया भी था इस तरह का एक। तो इस यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है सबका फेज मतलब क्या है, सेम। सपोज मैं फेज बोलता हूँ, यहाँ पे हर जगह फेज है 5 1, लेट्स से ऐसे 5 1 नहीं देता हूँ, 5 प्राइम देता हूँ। यहाँ पे हर जगह फेज है 5 प्राइम। नाउ सुनिए अच्छे से सुनिएगा। একটা ওয়েভফ্রন্ট না অনেকগুলো ওয়েভফ্রন্ট হবে। আচ্ছা S2 থেকে একটা ওয়েভফ্রন্ট নিশ্চয়ই থাকবে যে এরকম আছে, बात समझ में आ रही है। S2 से ऐसा वेवफ्रंट रहेगा जो रे के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे करना है, क्लियर है ना, ड्रॉ। लेट्स से S2 पे जो रे पहुंचा वहां पे फेज है ऑलरेडी 5 5, फिर डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा 2, मतलब डेल्टा 2 इज द फेज ऑफ दैट सोर्स S2। यहाँ पे मतलब हर जगह क्या होगा था, डेल्टा 2, हर जगह डेल्टा 2। अच्छा এখন একটা জিনিস ভাব, এই পয়েন্টটা নিয়ে ভাববি, इसको मैं रेड कलर में करता हूँ, ये पॉइंट। यहाँ पे फेज तब क्या है, डेल्टा 2 है, राइट, सेम एज इज, क्योंकि ये सेम वेव फ्रंट पे है, दे आर लाइंग ऑन सेम वेव फ्रंट। किंतु ए रे अलोंग तुझे ट्रैवल करिस टिल दिस पॉइंट, और हमने ये पढ़ा है एज यू ट्रैवल अलोंग अ रे फेज तो चेंज करता है यार। तो भाई यहाँ पे डेल्टा 2 है तो यहाँ पे डेल्टा 2 थोड़ी होगा, बदल जाएगा। तो ऑटोमेटिकली এইটা কি হয়, এটা হয় ডেল্টা 2 মাইনাস ডেল্টা 1। তো এখান থেকে দেখতে এটা তো সেম নয়, এটা ডেল্টা 2 এটা ডেল্টা 1 সেম আসছে। এটা যে থিটা না থাকতো তাই হ্যাঁ, আসতো। যদি থিটা না থাকতো প্যারালাল থাকতো তো কোনো চাপ নেই, দুজনেই সেম फेज পাচ্ছে। एक चीज दिमाग में समझो, ये स्टिल कोहेरेंट है, ये इनकोहेरेंट नहीं बन गया। इनकोहेरेंट कल को तक तो समझाया, कोहेरेंट माने एक सिंगल सोर्स से दो सोर्स करने में कोहेरेंट कैसे रहता है, एस में कोई भी फ्लक्चुएशन हुआ दोनों में इक्वली ऐड हो, तो सबट्रैक्ट करने पे कट जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट लास्ट क्लास में डेल्टा डेल्टा 1 2 का एक्सप्रेशन फाइनली यही आया, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। ठीक है, तो ये रह रहा है, दिस टाइम इट इज बेसिकली नॉन जीरो। तो भाई ये नॉन जीरो मतलब डेल्टा इज आल्सो नॉन जीरो, माने এখানে আমি কিছু একটা পাবো, बट दैट वुड बी कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम। समझ में आया? तो ये रीजन होता है, क्लियर। तो ये वेरीफाई वाला पार्ट हो गया, इतना पहले ड्रॉ कर लो, ये जो नेक्स्ट पार्ट वो फटाफट खत्म कर दो। अभी 10 मिनट बाकी है, करो बस। इजी है, वो डायग्राम करके निकालना है, इजी है। नहीं रॉक में एक डायरेक्शन होता है, करो ये नेक्स्ट पार्ट खत्म करते हैं। मैं ठीक है, समझ में एक आइडिया हो गया, मैं टाइमिंग दे दूंगा। देखो सर, यस ओ पे तो हो नहीं रहा है, y को 0 पे, कहीं और पे, तो क्या करना है, ভাবছি এই ডায়াগ্রামে করব অন্য ডায়াগ্রাম করব, ছাড় করে দিই। सपोज ये एक पॉइंट है P, लेट्स से P, अब यहाँ पे नहीं हो तो कहीं और पे होगा, तो लेट्स से P पे फेज डिफरेंस है 0। तो फॉलो करो, मैं बोला सर लाइट रेस सब कैसे देखेंगे, हर पॉइंट पे दो लाइट रेस आते हैं, एक S1 से और एक S2 से। नाउ एट P, लेट्स से एट P তে डेल्टा इज 0, আবার ওই ফুল এক্সপ্রেশন লিখে আমি করব, 0 इक्वल्स टू, फॉलो करो, 2 पाई बाय लैम्डा z। अच्छा ये जो व्हाइट वाला लाइन है ये हो गया z2, वो z1, ठीक है, तो z2 माइनस z1 प्लस इधर डेल डेल्टा 1 2, डेल डेल्टा 1 2। नाउ दैट আমরা এখানে মেনে চলছি कि सब एंगल्स ছোট, মানে অ্যাপ্রক্সিমেশন लगा रहा है, थीटा नहीं है तो बोल ही दिए ऑलरेडी एंगल छोटा। पी जी पॉइंट है और एंगल सबटेंडेड हम लोग छोटा मान ले रहे हैं। अच्छा पी पे एंगल सबटेंडेड छोटा मान लिए तो जल्दी जल्दी अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हो क्या, लास्ट के डेरिवेशन का पार्ट था सर, डेल डेल्टा डेल जेड होगा डी sin थीटा, ওই মনে আছে তো এমনি করে ড্রপ করে এটা। আচ্ছা কিন্তু এখানে থিটা বলবো না, এটা কিছু একটা অন্য অ্যাঙ্গেল বলি, ডেল্টা না, থিটা আলফা বিটা গামা, ঠিক है, মানে বেসিক্যালি द एंगल सबटेंडेड बाय दिस पॉइंट इज गामा। बात समझ रहे हो, ये वाईडीएसी का डेरिवेशन हो गया कल को जो किए थे, ये गामा।
এটা হলে এখান থেকে যে পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করে ওর অ্যাঙ্গেলটাও কিন্তু গামাই আসবে, कल के डेरिवेशन में हुआ था, तो जो भी है। तो डी साइन गामा हुआ, फिर हम लोग अप्रोक्सीमेट किया कि सर इसको डी टैन गामा करो, और टैन गामा करने के बाद डी वाई अपॉन डी। तो रुको, वो रहने दो, हम बोलते हैं सर डी टैन गामा रहने दो, ठीक है, या डी साइन गामा तक ही रखो, डी साइन गामा ही रखो, कोई चाप नहीं, इतना तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एंगल मैंने ये पैरेलल है तो इफ वी हैव पैरेलल आई कैन राइट दिस मच नाउ। अब यहाँ पे डेल डेल्टा 1 2 का था, डेल डेल्टा 1 2 माने ए डिफरेंस था, फेज डिफरेंस, और डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 ये डिफरेंस। हाँ, ये कितना होगा तो देखो, यू आर ट्रैवलिंग अलोंग अ वेव, ठीक है। डेल्टा 1 ऑब्वियसली बेसिक होगा कंपेयर टू डेल्टा 2, डेल्टा 2 से डेल्टा 1 जा रहा है तो ये ज्यादा होगा वो कम होगा, ठीक है ना, एंगल तो सामने बढ़ता है ना। बट अलोंग अ वेव दिस फेज डिफरेंस इज सिंपली 2 पाई बाय लैम्डा डेल z या डेल x। यहाँ पे डेल z बोलना मतलब ये गैप, दैट्स इट। इसको डेल z ना बोल के हम 2 पाई बाय लैम्डा l लिखते हैं, l मतलब बेसिकली ये करने के लिए तुमको क्या करना है, एक सिंगल वेव में फेज डिफरेंस देखना है, जबकि ये सब जब कर रहे हो तो दो वेव के बीच का देख रहे हो, तो इसमें बस ये l। अच्छा এখানে আবার ज्योमेट्री लगा, अच्छा ये एंगल छोटा होले এখানে আবার ज्योमेट्री लाते পারবে, ठीक है। मानते हैं यहाँ पे क्लमजी हो जा रहा है, ठीक है, तो मैं एक बार ना इन शॉर्ट बस हल्का सा कर दे रहा हूँ, ये l है। हाँ, तो खुद सोचो স্যার রেজ গুলো আসছে থিটা অ্যাঙ্গেল, থিটা স্মল, থিটা 90 থিটা এটা কত হলো থিটা, ये d, तो l টা আবার কি আসলো l इक्वल्स टू d sin थीटा, ओके। अप्रॉक्सीमेट करने की कौन सी जरूरत नहीं है, मतलब थीटा टेंड्स टू 0 लगाते होच्छे ना, लगाना पर तो सब हाइट वेट मिलेगा, वो मैं ऐसे ही बोला था। लेकिन अगर सोर्स बहुत दूर में है तो d sin थीटा आ रहा है ना, हियर इज नाइस थिंग। এখানে যদি রিঅ্যারেঞ্জ করিস তো কি পাবি, 2 पाई बाय लैम्डा d sin गामा इक्वल्स टू, अच्छा ये है बेसिकली तुम्हारा डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, उधर जाएगा उस साइड में नेगेटिव साइड में तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 हो जाएगा, और डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 ये वाला है 2 पाई बाय लैम्डा l। ये तो ये पुट को रिजल्ट तुम की पाबी d sin गामा इक्वल्स टू l, समझ में आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, मैं बोलूंगा सर ये वो d sin थीटा और हम लोग का आ रहा है মানে किस इक्वेशन से d sin गामा इक्वल्स टू l, और l হচ্ছে d sin थीटा, ये যদি कंपेयर করি তাহলে কি পাচ্ছি, देयरफॉर गामा इक्वल्स टू थीटा, মানে you come across a very nice conclusion that लाइट रेस, पैरेलल लाइट रेस जिस एंगल पे आ रहे थे सेम एंगल में जा नहीं रहे, यहाँ पे कोई जा नहीं रहा, यहाँ पे इंटरफेरेंस का सेंट्रल मैक्सिमम जहाँ तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर, सेंट्रल मैक्सिमम जहाँ पे होगा सीएम, सीएम कहाँ पे होगा जहाँ पे फेज डिफरेंस अल्टीमेटली 0 है, उस पॉइंट का एंगुलर लोकेशन ये गामा और ये थीटा सेम है, ए दोनों जो सेम हो जाता ना এটা কি বলবো वर्टिकली ऑपोजिट, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। इस डायग्राम में देख के स्ट्रेट लाइन नहीं लग रहा है, ये गामा ये थीटा डिफरेंट लगेगा, लेकिन गामा इक्वल्स टू थीटा आने का मतलब है कि दिस इज एक्चुअली स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन में वही बोला हुआ है। द सोर्स, द सेंटर ऑफ द स्लिट्स एंड द सेंट्रल मैक्सिमम दे लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, समझ में आया, एंगल सेम प्रूव कर दे तो हो गया, बस ज्योमेट्री लाके खत्म करो, ठीक है। ये आजकल मैंने हम लोग के टाइम पे ये ना मतलब एनसीईआरटी में रहता नहीं था, लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स में देखें ये एनसीईआरटी में शॉर्ट एग्जांपल में एक्सरसाइज में कहीं पे दिया रहता है, ओवर द इयर्स थोड़ा इधर उधर एग्जांपल्स चेंज करते हैं वो लोग। थ्योरी क्वेश्चन ये पूछता है हाउ विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज इफ द सोर्स इज मूव्ड वर्टिकली, सोर्स को सोर्स पहले यहाँ पे था वर्टिकली तुम यहाँ पे मूव किया, हाउ विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज, आप बोलोगे द फ्रिंज पैटर्न विल रिमेन अनचेंज्ड इन इंटेंसिटी और इट विल ओनली शिफ्ट वर्टिकली, उसका ओरिजिन यहाँ पे ना कि यहाँ पे चला जाए, ऊपर ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट करे बस, बट ऑपोजिट सेंस में, ये नीचे गया तो ऊपर शिफ्ट करेगा, ऊपर गया तो नीचे, बड़ी इंटरेस्टिंग होता है।